तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए। और बाजारों में है तेज गिरावट और यही वजह कि हमने बुलेटिन को थोड़ा जल्दी शुरू करने का लिया है निर्णय। और साथ ही आरबीआई गवर्नर की तरफ से आने वाला है संबोधन अब से ठीक थोड़ी देर में 2 बजे। तो आइए शुरुआत करते हैं फाइनल ट्रेड की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जल्दी से सर इस समय की बड़ी बातें जान लेते हैं और फिर आपसे 1-2 सवाल पूछूंगा मैं। निफ्टी में लगभग 150 पौने 200 पॉइंट की गिरावट है। इस वक्त 16,900 के नीचे है। निफ्टी बैंक 200 अंक नीचे गिरकर 36,000 के थोड़ा नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मेटल फार्मा ये ज़्यादा कमज़ोर है और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आज बिकवाली होती दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स लेकिन 50 पॉइंट ऊपर है। यूरोप के बाजारों में मिला जुला कारोबार। तो जो कुछ भी कमजोरी दिख रही है सिर्फ और सिर्फ भारतीय बाजारों की है। जी, ये कमजोरी समझाएं सर। लोग कह रहे हैं कुछ LIC की वजह से कुछ हो रहा है, कुछ और भी फैक्टर्स की बात चल रही है। क्यों आई है ऐसी कमजोरी सर इतनी? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये जो भी आज का बाजार में जो तेज़ गिरावट वाला माहौल बना है और जहां हम खुले वहां से थोड़ी देर संभल कर शुरुआत के आधे घंटे के बाद लगातार नीचे आते दिख रहे हैं। तो मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना नीचे आ सकते हैं। मेरा ये समझना था कि शायद 16,900 16,950 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसीलिए हमने डे ट्रेडर्स के लिए 16,900 का स्टॉप लॉस दिया था, जो ट्रिगर हुआ। 16,825 जो ट्रेडिंग रेंज है उसके लोअर एंड पर बाजार एकदम पहुंचा है और वहां पर सपोर्ट लिया है। अब आइए, जो आपने जिक्र किया कि कई लोग कह रहे हैं कि LIC के IPO की वजह से बाजार कमजोर है, लिक्विडिटी की बड़ी समस्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा सोचने वाले गलत सोच रहे हैं। अगर गलत सोच रहे हैं, 100% गलत सोच रहे हैं। क्योंकि मैं बताता हूं, देखिए, आप देखिए परसों का डेटा 1850 करोड़ की बिकवाली सोमवार की है। उससे पहले शुक्रवार को 3,500 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा। तो ऑन एन एवरेज रोज FIs की तरफ से 3, 3,500, 2,000 करोड़ की बिकवाली होती है। अब LIC का IPO की साइज क्या है? 21,000 करोड़ रुपए। 21,000 करोड़ में से 10,500 करोड़ रुपए आपका हो गया QIB कैटेगरी का। ठीक है, तो फिल हो गया। हाँ, एक चीज तो आप मानेंगे कि रिटेल और HNI की बिकवाली से मार्केट नहीं गिरता। करेक्ट। ऐसा तो LIC के IPO के लिए लिक्विडिटी चाहिए तो किसको चाहिए? इंस्टीट्यूशंस को चाहिए। और ये जो डेटा की बात कर रहे हैं हम, ये डेटा सिर्फ FIs के और म्यूचुअल फंड के डेटा है। जबकि LIC के IPO में पैसा लगाने के लिए और ढेर सारे इंस्टीट्यूशन है। तो अगर 10,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, ये IPO वो नहीं है कि जो पहले 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ की साइज का IPO आएगा जहां पर आपको डर लगे कि इतना पैसा निकल जाएगा। ले दे के इंस्टीट्यूशन से निकल रहा कितना है? 10,000 करोड़। और इससे पहले वाला जो IPO था सबसे बड़ा अब तक का, वो था पेटीएम 18,000 करोड़ का। पेटीएम के IPO को भी लगभग 1.9 टाइम्स, मतलब 2 गुना भरा था। यानी कि पेटीएम के IPO में भी 35,000 करोड़ रुपए आ गए थे। तो LIC के IPO में 21,000 करोड़ रुपए आना कौन सी बड़ी बात है? करेक्ट। और ये वो जमाना नहीं जब 21,000 करोड़ बड़ा अमाउंट होता था। आज 10 से 15,000 करोड़ की तो खाली SIP आती है। खाली SIP। तो आई थिंक LIC के IPO को लेकर ये कहना है कि लिक्विडिटी की समस्या है, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत बात है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर किसी को ये गलत फहमी है कि IPO में लिक्विडिटी की समस्या होती है, तो मैं बताता हूँ कि लिक्विडिटी किस तरह की होती है। जब आप IPO में एप्लीकेशन करते हैं तो आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। करेक्ट। ASBA के तरह जब आपको जितना अलॉटमेंट आएगा उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा, बाकी आपका अमाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। लेटेंट व्यू, ये वो IPO था जिसको सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स मिला था। इस IPO की साइज थी 326 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए, और भरा 326 टाइम। यानी कि उस IPO में 1,95,000 करोड़ की एप्लीकेशन आई। ये तो सिर्फ 21,000 करोड़ का फील भी नहीं हुआ था। तो हाँ, और कोई हिला? कुछ 1,95,000 करोड़ लोगों के पास थे तभी लगा पाए ना। सो ये पूरी मतलब एकदम मतलब वो बेवकूफी वाली बात है। आप ढूंढ रहे हो तो मिल गई। पोस्टमार्टम तो कर दो ना। बहुत सारे लोग बोलते बड़ा IPO आता है तब मार्केट गिरता है, उसके बाद गिरता है, पहला गिरता हो सकता है, ट्रेंड निकाले, पॉसिबल है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन लिक्विडिटी LIC के IPO की वजह से बाजार में से निकल जाएगी, इस बात में जरा भी दम नहीं है। ठीक है, अगर गिरना है बाजार के पास गिरने का, हमारे पास और वजह कम नहीं है। हम गिर सकते हैं, बिना वजह भी गिर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बिना वजह गिर सकते हैं। लेकिन LIC के IPO की वजह से गिरे, ऐसा नहीं है। नहीं, लिक्विडिटी इतनी चाहिए नहीं ना। 21,000 करोड़ तो आपको ले दे के चाहिए। उसमें से भी 50% तो आपका रिटेल HNI और रिटेल HNI पॉलिसी होल्डर एम्प्लॉय हो गया। करेक्ट। 10 साढ़े 10,000 करोड़ तो आपको इंस्टीट्यूशन से लेना है। करेक्ट। उसमें इतना क्यों? तो कौन सी इतनी बड़ी बात है? 10,000 करोड़ आज हमें एक भी FIA ना हो तो हो जाए। और एंकर बुक तो आपकी बनी गई अच्छी। तो आई डोंट थिंक LIC के IPO को लेकर कोई लिक्विडिटी वाली समस्या मुझे नहीं लगती। चलिए, तो ये वजह नहीं है, बट एक सरप्राइज अनाउंसमेंट आया था कि गवर्नर साहब, इनफैक्ट गवर्नर साहब स्क्रीन पर आए गए, वहां पर नजर है सर? हाँ, तो बिल्कुल गवर्नर साहब आ गए और उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब के इस अनाउंसमेंट के बाद बाजार को सही डायरेक्शन मिले। To the tectonic shifts caused by the conflict in Europe, which had created fresh challenges for global growth and the conduct of monetary policy. As the war draws on
and sanctions and retaliatory actions intensify, shortages, volatility in commodity and financial markets, supply dislocations, and most alarmingly, persistent and spreading inflationary pressures are becoming more acute with every passing day. Debt distress is rising in developing world amidst capital outflows and currency depreciations. Recent GDP releases suggest that the global economic recovery is losing pace. Amidst these challenges, which I termed as humongous in my last policy statement, the Indian economy has shown resilience, drawing from its innate strength of its underlying fundamentals, supported by prudent and favorable policy mix. In the conduct of monetary policy, we have demonstrated our resolve not to be bound by any rule book, and our preparedness to decisively deploy full range of tools, both conventional and unconventional. By remaining accommodative, monetary policy continues to foster congenial financial conditions to support growth and mitigate the adverse effects of the geopolitical crisis. As a result, the Indian economy has managed to weather the shock so far. Reassuringly, we have also been able to preserve macro-financial stability despite the synchronized shocks of commodity prices, supply disruptions, and higher inflation unleashed by the war. Confronted by elevated inflationary pressures that have shifted the future trajectory of inflation upwards, we have announced our intention to engage in withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains aligned to the target. As I had stated in April 2022, as I had stated in last April, monetary policy, our actions will be calibrated to the rapidly evolving situation so that impulses of growth are preserved and strengthened. Our journey is best reflected in the words of famous Greek philosopher Epictetus. The trials you encounter will introduce you to your strengths. Remain steadfast, and one day you will build something that endures. As we navigate through this difficult period, it is necessary to be sensitive to the new realities and incorporate them into our thinking. In the recent World Economic Outlook released by the IMF in April 2022, the International Monetary Fund, that is the IMF, has noted, and I quote, "The economic effects of the war are spreading far and wide, like seismic waves that emanate from the epicenter of an earthquake, mainly through commodity markets, trade, and financial linkages." This sounds somewhat similar to our description of the tectonic shifts in the monetary policy statement of mine last month. It is, however, an unquote. The bit I said about it resembles was mine, but the statement of the IMF reads again. I will read it again. "The economic effects of the war are spreading far and wide like seismic waves that emanate from the epicenter of an earthquake, mainly through commodity markets, trade, and financial linkages." It is, however, important to recognize that despite our strengths and our buffers, India is not an island in this globally connected world. There are spikes in headline CPI inflation in March 2022, as anticipated in the MPC statement of April. The print for April is also expected to be elevated. There is the collateral risk that inflation remains elevated at these levels for too long. And if this kind of a scenario unfolds, then it can de-anchor inflation expectations, which in turn can become self-fulfilling and detrimental to growth and financial stability. Hence, we must remain in readiness to use all policy levers to preserve macroeconomic and financial stability
while enhancing the economy's resilience. I reiterate that the situation is dynamic and fast changing, and our actions have to be tailored accordingly. This is something which was there in my statement of last month also. Against this backdrop, the Monetary Policy Committee decided to hold an off-cycle meeting on 2nd and 4th May 2022 to reassess the evolving inflation growth dynamics and the impact of the developments after the MPC meeting of 6th to 8th April 2022. Based on this assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate stands adjusted to 4.15% and the marginal standing facility rate and bank rate to 4.65%. The MPC also decided to unanimously remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. So the decision in this regard, what is called as the stance, is status quo. In other words, it's the same as was last time. I would now like to set out the rationale behind the MPC's decision and the stance. Globally, inflation is rising alarmingly and spreading fast. Geopolitical tensions are ratcheting up inflation to their highest levels in the last 3 to 4 decades in major economies, while moderating external demand. Global crude prices, that is crude oil prices, are ruling above $100 US dollars per barrel, and they remain volatile. Global food prices touched a new record in March and have firmed up even further since then. Inflation-sensitive items relevant to India, such as edible oils, are facing shortages due to conflict in Europe and export ban by key producers. The jump in fertilizer prices and other input costs has a direct impact on food prices in India. Further, the normalization of monetary policy in major advanced economies is now expected to gain pace significantly, both in terms of rate increases and unwinding of quantitative easing as well as rollout of quantitative tightening. These developments would have ominous implications for emerging economies, including India. Meanwhile, COVID-19 infections and lockdowns in major global production hubs are likely to accentuate global supply chain bottlenecks while depressing growth. In fact, global growth projections have been revised downwards by up to 100 basis points for this calendar year. These dynamics pose upside risks to India's inflation trajectory set out in the MPC resolution of April. Further, the MPC noted that domestic economic activity is progressing broadly on the lines anticipated in April. Contact-intensive services are benefiting from pent-up demand, and investment activity is showing some signs of gaining traction. At the same time, the MPC judged that the inflation outlook warrants an appropriate and timely response through resolute and calibrated steps to ensure that second-round effects of supply-side shocks on the economy are contained and long-term inflation expectations are kept firmly anchored. In the MPC's view, monetary policy response at this juncture would help to preserve macro-financial stability amidst increasing volatility in financial markets. Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 40 basis points, and it also decided to remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within target.
going forward while supporting growth. Let me now elaborate further on the outlook for growth and inflation. I would now first like to focus on growth. In this high voltage global environment, it is useful to take stock of domestic macroeconomic and financial conditions. The rebound in domestic economic activity that took hold with the ebbing of the Omicron wave is turning out to be increasingly broad-based. Private consumption is regaining traction on the back of recuperating contact-intensive services and rising discretionary spending. The forecast of a normal southwest monsoon in 2022 for the fourth successive year has brightened agricultural prospects, and this should support rural consumption. There are also signs of an incipient revival taking place in the investment cycle. This is reflected in high-frequency indicators like imports and production of capital goods, rising capacity utilization supported by conducive financial conditions, and stronger corporate sector balance sheets. Export growth has remained buoyant, while persisting high growth in non-oil, non-gold imports reflects a durable revival in domestic demand. Even as the drivers of domestic economic activity are getting stronger, they face headwinds from global spillovers in the form of protracted and intensifying geopolitical tensions, elevated commodity prices, COVID-19 related lockdowns or restrictions in some major economies, slowing external demand, and tightening global financial conditions on the back of monetary policy normalization in advanced economies. These risks are evolving on the lines anticipated in April 2022 statement and appear to be lingering. Let me turn to inflation now. The sharp acceleration in headline CPI inflation in March 2022 to 7% was propelled in particular by food inflation due to the impact of adverse spillovers from unprecedented high global food prices. 9 out of the 12 food subgroups registered an increase in inflation in the month of March. High-frequency price indicators for April indicate the persistence of food price pressures. Simultaneously, the direct impact of increases in domestic pump prices of petroleum products beginning the second fortnight of March is feeding into core inflation prints and is expected to have intensified in April. Looking ahead, food inflation pressures are likely to continue. Food price indices of the Food and Agriculture Organization, that is FAO, and the World Bank touched historical highs in March and remain elevated. Spillovers from global wheat shortages are impacting domestic prices, even though domestic supply remains comfortable. Prices of edible oils may firm up further due to export restrictions by key producing countries and the loss of sunflower oil output due to the war. Elevated feed costs are translating into escalation in poultry, milk, and dairy product prices. International crude oil prices continue to hover above $100 per barrel, and this is prompting pass-through to domestic pump prices. The risks of unprecedented input cost pressures translating into yet another round of price increases for processed food, non-food manufactured products and services are now more potent than before. This could strengthen corporate pricing power if margins get squeezed inordinately. To sum up, the strengthening of inflationary pressures in sync with persistence of adverse global price shocks poses upward risks to inflation trajectory presented in April MPC resolution. In these circumstances, it is necessary for monetary policy to focus on withdrawal of accommodation.
It may be recalled that in response to the pandemic, monetary policy had shifted gears to an ultra-accommodative mode with a large reduction of 75 basis points in the repo rate on March 27, 2020, followed by another reduction of 40 basis points on 22nd May 2020. Accordingly, the decision of the MPC today to raise policy repo rate by 40 basis points to 4.40% may be seen as a reversal of the rate action of May 22, 2020, in keeping with the announced stance of withdrawal of accommodation set out in April 2022. So in other words, in last month we had set out a stance of withdrawal of accommodation, and today's decision should be seen as a continuation of that announcement. We had also said last month that the situation is constantly changing, fast changing, and our actions will be tailored accordingly. And what we are doing is to reverse the increase of 40 basis points, the reduction of 40 basis points in the repo rate, which was done 2 years ago in May 2020. We are just reversing that 40 basis points today, and this is precisely in line with the stance of withdrawal of accommodation, which was set out in last month's MPC statement. I would now like to focus on liquidity and financial market conditions. In April, several liquidity management measures were undertaken in alignment with the shift in monetary policy stance, including restoration of a symmetric LAF corridor around the policy repo rate and the introduction of the Standing Deposit Facility, SDF. These measures operationalize the primacy accorded to maintaining price stability while keeping in mind the objective of growth. Monetary policy has to engender an environment in which inflation persistence is broken and inflation expectations are re-anchored. Headroom for this re-anchoring or reordering of priorities is becoming available with the receding of the pandemic and the steady broad-basing of growth as economic activity regains and surpasses pre-pandemic levels. Liquidity conditions need to be modulated in line with policy action and stance to ensure their full and efficient transmission to the rest of the economy. Since the April policy announcement, banking system liquidity has remained comfortable, in fact, more than comfortable. Average surplus liquidity in the banking system, which is reflected in total absorption through the SDF and variable rate reverse repo auctions, that is VRRR auctions, amounted to rupees 7.5 lakh crore during April 8th to April 29th. The large liquidity overhang in the form of daily surplus funds parked under the SDF has been on an average rupees 2 lakh crore during the month of April. And this has resulted in the weighted average call money rate, that is WACR, which is the operating target of monetary policy, dipping below the SDF. The favorable response of banks, as evident in the bid cover ratio to the 14-day and 28-day VRRR auctions, as well as the US dollar and Indian rupee sell-buy swap auction, which was conducted on April 26th. These also suggest that system-level liquidity remains ample. Therefore, in keeping with the stance of withdrawal of accommodation and in line with the earlier announcement of gradual withdrawal of liquidity over a multi-year time frame, it has been decided to increase the cash reserve ratio, CRR, by 50 basis points, that is 50 basis points to 4.5% of net demand and time liabilities, that is NDTL, effective from the fortnight beginning 21st May 2022. The withdrawal of liquidity through this increase in the CRR would be of the order of rupees 87,000 crore.
Sustained high inflation inevitably hurts savings, investment, competitiveness, and output growth. It has pronounced adverse effects on the poorer segments of the population by eroding their purchasing power. I would therefore like to emphasize, I repeat, I would therefore like to emphasize that our monetary policy actions today, aimed at lowering inflation and anchoring inflation expectations, will strengthen and consolidate the medium-term growth prospects of the economy. The policy decisions of today are aimed at containing inflation spike, are aimed at re-anchoring the inflation expectations. At the same time, the policy will eventually result in strengthening and consolidating the medium-term growth prospects for the economy, because a high inflation, as is known very well to everyone, is detrimental to economic growth. So therefore, our decision should be seen as growth positive. We remain mindful of the possible near-term impact of higher interest rates on output. Our actions will therefore be calibrated. I would like to further stress that monetary policy still remains accommodative, and our approach will be to focus on a careful and calibrated withdrawal of pandemic-related extraordinary accommodation, keeping in mind the inflation growth dynamics. It is reiterated that the RBI will ensure adequate liquidity in the system to meet the productive requirements of the economy in support of credit offtake and growth. I would like to now focus on the external sector briefly before turning to the concluding para. India's external sector has remained resilient amidst formidable global headwinds. Provisional data suggest that India's merchandise exports remain strong in April this year, and services exports reached a new high in March 2022. Potential market opportunities have opened up due to geopolitical conditions and the recent trade agreements. And a few more trade agreements are also expected to materialize in the coming months. Strong revenue guidance by major information technology companies, that is IT companies, also bodes well for the overall external sector outlook in 2022-23. The worsening of the terms of trade driven by higher commodity prices could have implications for current account deficit in the current year, but it is expected to be comfortably financed. Net foreign direct investment flows have remained robust despite some recent moderation. Long-term flows such as external commercial borrowings remain stable. India's foreign exchange reserves are sizable, with net forward assets providing a strong backup. The external debt to GDP ratio also remains low at 20%. Let me now conclude. The last 2 years are a saga of our determined fight against the daunting challenges posed by the pandemic and now the war. We rose to these challenges to safeguard the economy and the financial system from a maelstrom of shocks. We now stand at a crucial juncture once again. We in the RBI remain steadfast in our commitment to contain inflation and support growth. Inflation must be tamed in order to keep the Indian economy resolute on its course to sustainable and inclusive growth. The biggest contribution to overall macroeconomic and financial stability, as well as sustainable growth, would come from our effort to maintain price stability. Let me repeat this sentence, which is very important. The biggest contribution to overall macroeconomic and financial stability, as well as sustainable growth, would come from our effort to maintain price stability. As several storms hit together, our actions today are important steps to steady the ship.
We remain watchful of the incoming data and information to constantly reassess the situation and the outlook. We will be proactive and flexible in our approach. Despite challenges, it is comforting to note that the fundamentals of our economy remain strong, and we are well placed to deal with the situation emanating from the global developments. In fact, the IMF has recently pointed out that the macroeconomic management of the pandemic in India has resulted in a strong recovery, and the country is in a good position to face the current external shock. Let me repeat what I have said earlier. I am an eternal optimist. My colleagues in the Reserve Bank and I strongly believe that our chosen path will guide us to a better and brighter tomorrow. As Mahatma Gandhi said, I have had my share of disappointments, uttermost darkness, but I am able to say that my faith has ultimately conquered every one of these difficulties. Thank you. Stay safe. Stay well. Namaskar. आरबीआई गवर्नर साहब ने आज दिया है बड़ा झटका, जहां पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट से यानी कि 0.4% और साथ ही साथ आधा % CRR कैश रिजर्व रेशियो में की है बढ़ोतरी, यानी कि ऑफिशियली भारतीय बाजारों में, भारतीय इकोनॉमी में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये सिलसिला शुरू हुआ है एक मॉनेटरी पॉलिसी के आपातकालीन बैठक को लेकर, जो 2 और 3 तारीख को की गई। अप्रैल के महीने में बैठक हुई थी जहां अकोमोडेटिव रुख था आरबीआई का। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद अभी एक पॉलिसी और आप देखेंगे और उसके बाद आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाना शुरू करेगा, लेकिन मूड माहौल को देखते हुए उन्होंने एक आपातकालीन बैठक की और इस बैठक के बाद आरबीआई ने यह फैसला लिया है कि ब्याज दरें बढ़े जाए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आती दिख रही है वो आरबीआई से आती हुई दिख रही है। ब्याज दरों में दीप ऑफिशियली बढ़ोतरी की घोषणा 4 साल बाद, ऑलमोस्ट 4 साल बाद बढ़ोतरी होती है। देखिए ये सरप्राइज अनाउंसमेंट है सर, क्योंकि पिछले, जैसे आप कह रहे थे, पिछले महीने की पॉलिसी में ऐसा इंडिकेशन आया नहीं, बट सडनली ये हुआ। कहीं बाजार की भी सुस्ती थी जो शायद कुछ समझ रहा होगा, बट कैसे समझना चाहिए सर ये जो सरप्राइज तरीके से करा है, वो भी पॉलिसी के सिर्फ 1 महीने बाद? आपके मेरे लिए सरप्राइज है, शॉक है। और शायद आज सुबह जब हम बाजार पर काफी बुलिश थे, तब ये नहीं पता था कि इस तरीके की अनाउंसमेंट आ सकती। कभी कभी कोई खबरें ऐसी होती है जो डेटा को गलत करती है, मैं ये बार बार कहता भी हूँ। तो अब इस तरह की खबर हो कि जब 4 साल बाद ब्याज दरें बढ़ने वाली हो तो बाजार का रिएक्शन सुबह से वैसे होता लगा। ये हमें तो नहीं पता था कि आज ब्याज दरें बढ़ सकती है। इनफैक्ट शुक्रवार से ही बाजार ने, आई थिंक वो नर्वसनेस आ गई थी, क्योंकि शुक्रवार का हाई 17,377 का है, जो हम 16,800 से रिकवर होकर वहां पहुंचे, वो हायर लेवल था शुक्र। उसके बाद सोमवार को हम ढीले ही रहे, आज फिर से कमजोर हो गए। इसका मतलब क्लियर कट है, कहीं कहीं थोड़ा सेंस बाजार लगाने की कोशिश कर रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि 2 चीजें थोड़ी सी सरप्राइजिंग है। पहली चीज तो जब पिछली पॉलिसी में गवर्नर साहब ने कहा कि हम अकोमोडेटिव हैं, और मतलब पूरी सर्वसम्मति से हुआ, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था कि ब्याज दरें में नहीं बढ़ानी चाहिए और अकोमोडेटिव रुख भी बरकरार रखना चाहिए। तो उससे ये संकेत था कि शायद अगली पॉलिसी में गवर्नर साहब थोड़ा सा हॉकिश होंगे और उसके बाद बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर सीधा अगली पॉलिसी जून में जो आने वाली है उसका इंतजार किए बगैर ही उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग की और ब्याज दरें बढ़ाई। ये शायद वाकई में किसी की भी सोच और समझ के बाहर था, पहली चीज। और दूसरी चीज एक और सरप्राइजिंग है, वो टाइमिंग। देश का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी आज खुल रहा है। इस एलआईसी के आईपीओ के लिए सरकार ने बड़ी मेहनत की है, दीपम ने बड़ी मेहनत की है, ये एलआईसी के आईपीओ के वक्त मूड माहौल बेहतर है। लेकिन आज सरप्राइजिंग है कि जिस दिन इशू खुला है उसी दिन आरबीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा हुई है। तो वो अब तक का जो जिंक्स है ना कि बड़े आईपीओ के वक्त बाजार खराब हो जाता है, किसी भी वजह से हो, वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आइए हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज अजय बग्गा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और बग्गा साहब हर पॉलिसी पर हमारे साथ होते हैं। आज अप्रत्याशित पॉलिसी आई, उसमें भी साथ है। और पिछली पॉलिसी पर बग्गा साहब से जो बात हुई थी, सर आपने एक बात कही थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, और वो ये कि जब तक एलआईसी का आईपीओ पार नहीं होगा तब तक ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन आज अब इसे मैं क्या मानूं, एलआईसी का आईपीओ पार हो चुका है और ब्याज दरें बढ़ी है, या एलआईसी का आईपीओ खुला है उसी दिन बढ़ गई। लेकिन आपका एनालिसिस और टाइमिंग तो एकदम परफेक्ट रही। थैंक यू अनिल जी, आपने याद रखा। और बिल्कुल एलआईसी आईपीओ हो चुका है, वो तो रिटेल है, वो जब धक्का लग के आगे बढ़ जाता है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो एलआईसी आईपीओ हो चुका है। बट ये अब मार्केट क्यों इतना चकराया है कि ऐसी क्या आग लगी जो आज आपको करना था,
जो आपको अप्रैल में नहीं दिखा, 2 हफ्ते पहले तक आप अकोमोडेटिव थे, आज भी उन्होंने 3 बार कहा कि हमारा रुख अकोमोडेटिव है। अगर आपका रुख अकोमोडेटिव है, आप 10% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 4% का 4.4 कर दिया और सीआरआर बढ़ा दिया, 4.5% सीआरआर कर दिया, जिससे सीधा बैंक्स की P&L को क्षति पहुंचती है, क्योंकि आप 0% उनको देते हैं। तो 0.5% टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटीज आपने जब्त कर ली पूरे बैंकिंग सेक्टर की, और वो भी इंट्रा पॉलिसी। तो अप्रैल और जून के बीच में अंतराल था, एकदम से मई में आज कैसे क्या जरूरत पड़ गई आने की, ये मार्केट समझने की कोशिश करेगा। इकोनॉमिस्ट सारे अनिल जी यही कहेंगे कि अच्छा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। मैं इसका दूसरा तोड़ देता हूं, मैं कहूंगा कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है सप्लाई साइड के कारण। आपका तेल, क्योंकि 85% तेल आप बाहर से लाते हैं और सरकार टैक्स काटती नहीं है उस तेल के ऊपर, तो जो महंगाई बढ़ रही है वो आपके हाथ में है कि आप टैक्स काटिए। 168 लाख करोड़ आपका जीएसटी आ रहा है, इतना जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, तो आप थोड़ी राहत दीजिए। बनिस्बत इसके कि आप इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं जब प्राइवेट कंजम्पशन लौट ही नहीं है 2019 के लेवल पे। और पिछले हफ्ते जो आरबीआई की रिपोर्ट निकली उसमें बोला गया 54 लाख करोड़ 54 लाख करोड़ की क्षति हुई है भारतीय इकोनॉमी को कोविड के कारण, जो कि 10 साल लग जाएंगे उसकी क्षतिपूर्ति होने में। तो एक तरफ से आपने ये कहा, दूसरी तरफ से आप एकदम से रेट बढ़ा देते हैं, ये कुछ समझ नहीं आई बात अनिल जी, बहुत सरप्राइजिंग हो गया। हम सराहना करते रहे कि सेंट्रल बैंक्स ने अब 1980 और 1990 के दशक का जो सरप्राइज करते थे, वो बहुत खुश होते थे मार्केट को सरप्राइज देने में। आजकल वो टेलीग्राफ करके आते हैं कि 3 महीने बाद हम मूव करेंगे। ये एकदम से जो टाइटनिंग की मूव की और फिर भी इसको अकोमोडेटिव बुला रहे हैं, ये बिल्कुल समझ नहीं आया अनिल जी, ये बहुत सरप्राइजिंग हो गया। बिल्कुल सरप्राइजिंग है। और एक तरफ जहां रेपो रेट और सीआरआर दोनों बढ़े हैं और उसके बावजूद भी गवर्नर साहब ये करें कि रुख अकोमोडेटिव है। आइए, हमारे साथ जानी मानी अर्थशास्त्री इस वक्त वृंदा जागीरदार जी कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, फोन लाइन पर है इस वक्त हमारे साथ। वृंदा जी, कैसे देखते हैं आप आरबीआई के मूव को? क्या टाइमिंग आपके लिए सरप्राइज है, या रेट बढ़ाना सरप्राइज है, या जितनी रेट बढ़ाई ये भी सरप्राइज है? ओके, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन तब तक आशु सर भी हमारे साथ हैं। आशु जी, एक सरप्राइज या शॉकिंग कह सकते हैं कि जो ब्याज दरें बढ़ती हुई दिखी है, हालांकि महंगाई को कंट्रोल करने के लिहाज से तो ये एकमात्र कदम है जो आरबीआई कर सकती थी, करना भी था, लेकिन टाइमिंग जो आई है कैसे देखते हैं आप? अली जी देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि अच्छा हो गया, क्योंकि ये ओवरहैंग इतना खराब था कि जितना मतलब एक इनएविटेबल को आप टाले जा रहे थे, उतना डैमेज आप और कर रहे थे और उतना आप परेशानी में थे। पर अगर आप पिछले दिनों में देखिए कि नोटा या ये चूज करने का कारण ही यही था कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था मार्केट में कि ये सारी चीजें अभी कब तक प्राइस इन होंगी, इन्फ्लेशन का कोई शॉर्टकट है नहीं। मतलब आप ये तो वही वाली बात हो रही है, हो जाती है अनिल जी, कि मतलब वो कबूतर आंखें बंद कर ले कि बिल्ली आगे से निकल जाएगी। तो ये तो हो नहीं रहा था अनिल जी, मतलब ये हो भी नहीं सकता, ये तो एक प्योर इकोनॉमिक्स है। तो इसमें कब तक आप इसको वो डेफर करने की कोशिश कर रहे थे, या अगर जैसे भगत जी ने कहा, मैं अग्री करता हूं कि टाइमिंग या कंफर्ट देते थे, पर अनिल जी अगर एक झूठा कंफर्ट या एक जो कंफर्ट जो रियल नहीं है उसको देने का फायदा क्या है? उसमें ज्यादा डैमेज ही होना है अगर जितना डेफर कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो अनिल जी एक जो चीज हो गई है, अच्छी हो गई है कि प्राइस इन है, और अब मार्केट अब आगे देखेगी कि जो अब ये नेगेटिव सरप्राइज निकल गया, अब ये सरप्राइज नहीं रहा, अब ये सामने हो चुका है। तो मैं तो मानता हूं कि अनिल जी अच्छा हुआ, होना चाहिए था, नहीं तो ये ओवरहैंग और मार्केट को अगले कई महीने तक खराब रखता। और अभी भी ऐसा नहीं है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ओवरहैंग हमारे पीछे हो गया और ये होना ही था अनिल जी, इसमें कोई डाउट नहीं था। आज हम आशु जी ये क्या बात हुई कि अब हो गया तो ओवरहैंग खत्म हो गया तब भी खराब नहीं होता तब भी खराब, तो अच्छा कब होगा?
अनिल जी देखिए, अच्छा तो नहीं है अनिल जी, मार्केट तो अभी अच्छा नहीं है। अगर आप मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में पूछेंगे तो हायर इंटरेस्ट रेट, जब लोअर इंटरेस्ट रेट में लोग बहुत खुशियां मनाते हैं तो हायर इंटरेस्ट रेट में कहां से मना लेंगे। तो अनिल जी ग्लोबल जो चीजें हो रही हैं, जबकि मुझे याद है बग्गा जी से पिछले दिनों में एक मैसेज भी एक्सचेंज हुआ था और मैंने उनको पिछले दिनों में, आपको याद हो, अप्रिशिएट भी किया था कि मतलब इतना स्ट्रॉन्ग परपेचुअल बुल कोई हो। और उसके बाद अनिल जी जिस तरह के कंसर्न्स वो दिखा रहे थे, तो मैं मतलब बिल्कुल उनके साथ था कि कंसर्न जो ओवरऑल ग्लोबली चल रहे हैं, इसको अनिल जी आप आंखें नहीं बंद कर सकते। बट अनिल जी भी टाइमिंग के ऊपर हम क्या डिस्कशन करें, कुछ ना कुछ तो कंपेलिंग रीजन हुआ ही होगा गवर्नर साहब के साथ भी, कि मतलब अभी वो कंफर्ट दे के गए और बीच में किया, और वो कंपेलिंग रीजन अपने आप में ही ऐसा रीजन है कि कोई अच्छा रीजन तो नहीं रहा होगा, कोई खराब ही रीजन होगा कि ये चीज हुई है। तो ऑल इन ऑल अनिल जी है तो नेगेटिव ही, मतलब लेकिन एक अनसर्टेनिटी खत्म हुई है, वो थोड़ा सा पॉजिटिव है मार्केट के लिए बस। चलिए, वैसे तो अनसर्टेनिटी में ये तो सर्टेन ही था कि ब्याज ने बढ़नी है, लेकिन हाँ ये सर्टेन ही था कि कब बढ़नी है, वो भी फाइनली हो चुकी है। बंसल जी की भी विशेष टिप्पणी आ रही है आरबीआई की इस पॉलिसी में। बंसल जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, एक इंग्लिश में कहावत है, स्टील द थंडर। अनिल जी फेड के रेट हाइक से पहले यहाँ पर रेट हाइक कर दिया तो वहां कुछ क्रेडिट नहीं जाएगा, आरबीआई को क्रेडिट जाएगा अनिल जी। तो स्टील द थंडर अनिल जी सरप्राइज नहीं है, ये अलग तरीके की चीज हुई है अनिल जी। हालांकि आरबीआई फेड एक बार 1/4% पहले ही बढ़ा चुका है और आज ½ % और बढ़ाने वाला है। तो अजय सर, क्या आपको लगता है बग्गा साहब कि कुछ ग्लोबल प्रेशर भी है कि जब कमोडिटी के दाम इतने मजबूत हैं और फेड अगर ½ % बढ़ाने के लिए तैयार है आज रात को फिर से, तो क्या आरबीआई की मजबूरी है कि वो भी यहाँ बढ़ाए? देखिए अनिल जी, वो डिपेंड करता है कि आपकी करेंसी व्यू क्या है, क्योंकि आपके पास $620 बिलियन का फॉरेन रिजर्व पड़ा है और जो आपको 1% भी रिटर्न नहीं दे रहा है, वो इसलिए ही हम रखते हैं ना कि भाई इस तरह का डिफरेंशियल हो जाए, अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आ जाए, करेंसी को हमें प्रोटेक्ट करना पड़े तो हमारे पास एफएक्स रिजर्व हो। हम पाकिस्तान या श्रीलंका तो नहीं, हम भारत हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो इसलिए आप एफएक्स रिजर्व रखते हैं। यही समझ नहीं आया, ये बेटर रहता अगर वो बताते कि भाई क्यों हमने इमरजेंसी मीटिंग कॉल करी, आज क्यों हो गया ये, मंडे और वेडनेसडे को क्यों मीटिंग कॉल करी, और जिस तरह से लिक्विडिटी इन्होंने कहा था कि लिक्विडिटी हम धीरे धीरे निकालेंगे ऑर्डरली वे में। क्या होता है जब इमरजेंसी आती है मकान में सॉरी सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, 1 मिनट। आपने जो बोला उसी में से एक सवाल आ गया, फिर मैं भूल ना जाऊं तो मैंने सोचा यही पूछ लूं। आपने ये बोला कि ऐसा क्या हो गया जो अभी अभी मीटिंग बुलाई, राइट? देखो, जबकि पिछली मीटिंग से लेकर अब तक अगर आप देखें तो मेटल्स के दाम नीचे आए, कच्चे तेल के दाम नीचे आए, राइट? कमोडिटी साइकिल जो बहुत तेजी से भाग रहा था उस पर तो ब्रेक लग गया, उल्टा सोना चांदी से लेकर सब कुछ है ना नीचे आए। तो फिर ऐसी इमरजेंसी क्या हुई कि 3 हफ्तों में वापस से पॉलिसी की बैठक बुलाकर, एमपीसी की बैठक बुलाकर ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी? बिल्कुल, ये क्रेडिबिलिटी लूज होता है अनिल जी सेंट्रल बैंक्स का। ये ग्रीनस्पैन वगैरह को पसंद आता था, बैठ के हम बिटवीन द लाइंस पढ़ते थे, वो जान के बहुत मुश्किल लैंग्वेज यूज करते थे और सरप्राइज करते थे। ये जब से बर्नांके आए और पावेल आए, जेनेट येलेन आई, उन्होंने ये रुख बदल दिया था सेंट्रल बैंक्स का कि सरप्राइज नहीं देंगे। अब पिछली पॉलिसी के बाद जब अकोमोडेटिव रखा और 2 साल से इन्होंने कहा था हम अकोमोडेटिव से न्यूट्रल आएंगे, एक बारी न्यूट्रल से हम फिर प्राइस इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। आज तो आपने मजाक कर दिया मार्केट के साथ, आपने 3 बारी बोला हम अकोमोडेटिव हैं, एक तरफ से सीआरआर बढ़ा दिया, दूसरी तरफ से 10% इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा कर दिया, पूरे इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जबकि कंपनियां अभी भी जूझ रही हैं। स्पेशली आप एमएसएमई देखिए या फिर कंज्यूमर का प्राइवेट कंजम्पशन देखिए, दोनों पे प्रॉब्लम है। अब या तो कुछ है कि यूरोप में करार हुआ है कि रशियन ऑयल नहीं हम लेंगे तो उससे तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं हमारे लिए, उसके लिए ये आगे मूव कर रहे हैं। अब पता नहीं पीछे पर्दे की क्या बात है जो इस तरह से इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ गई। और मार्केट को अगर आप लेके चलते, मार्केट को साथ में कॉन्फिडेंस में लेके चलते कि भाई अब ये हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट, पिछले हफ्ते कोई स्पीच दे दी जाती। अब जेआर वर्मा ने जरूर स्पीच दी थी कि तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है। जेआर वर्मा वोटिंग मेंबर हैं एमपीसी के और हॉकिश हैं, उन्होंने कहा था, शशिधर जी ने भी कहा था
इन दोनों ने कहा था, बट ये हमें लग रहा था 8 जून को या तो ये न्यूट्रल होंगे और फिर जुलाई अगस्त में बढ़ाएंगे, या जून में शायद 25 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगा। ये जो इंटर पॉलिसी जो हो गया है उससे मार्केट थोड़ा हताश हुआ है कि क्या हम मिस कर रहे हैं, क्या सिचुएशन हमारे विश्लेषण से ज्यादा गंभीर है। ये फिर क्वेश्चन आ जाता है। ब्लूमबर्ग हो, जितने वायर्स हैं सब बोल रहे हैं इंडिया डस अ सरप्राइज रेट, और वो सरप्राइज रेट फिर चौंका देता है। इससे नहीं है कि गोरे और पैसा डालने लग जाएंगे भारत से कि आपने रेट बढ़ा दिया, उल्टा आप अपनी इकोनॉमिक रिकवरी को स्लो कर देते हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, जबकि सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन आ रही है, तेल के कारण इन्फ्लेशन आई है, खाद्य पदार्थों की कीमतों की, उससे आप रेट बढ़ा लेंगे, ठीक है, उससे बहुत ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है कि एग्रीगेट डिमांड हम कम करेंगे, डिमांड कम होगी तो सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। वो होते होते 2 साल लग जाते हैं, आपकी इकोनॉमी का बट्ठा बैठ जाता है, मार्केट कहीं नहीं जा पाता है उसमें। ये एक मैं आपको नटशेल में बता रहा हूं, आज जो हुआ है आशु जी के साथ सहमत हूं, मार्केट के लिए बहुत खराब है जो किया गया, और जिस तरह से किया गया, ये जो सरप्राइज देके, कोई सरप्राइज की जरूरत ही नहीं थी, ना आपने उसकी पृष्ठभूमि बांधी थी, कोई बैकग्राउंड ही दिया था मार्केट को। पिछली बारी जो पॉलिसी थी अकोमोडेटिव रखी जी, बिल्कुल ठीक बात है सर, आप सही कह रहे हैं। अब तक जितनी भी बार आरबीआई गवर्नर साहब को जाना जाता है वो इस बात के लिए कि वो मतलब झटके नहीं देते, किसी भी तरह, चाहे बढ़ानी हो चाहे घटानी हो, पूरा संकेत देते हैं, समय देते हैं, आपको मानसिक तौर पर और बाजार को अपनी पोजीशंस के हिसाब से एडजस्ट होने का मौका देते हैं और उसके बाद एक्शन लेते हैं। लेकिन आज का एक्शन जो है वो वाकई में कुछ लोगों के लिए सरप्राइज और कुछ के लिए शॉकिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए बग्गा साहब ने अपने विश्लेषण में एकदम साफ साफ कहा है ये एक शॉकिंग मामला है। आइए, वृंदा जागीरदार जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुकी है, जानी मानी अर्थशास्त्री। वृंदा जी, किस चीज से शौक है, दरें बढ़ाने के समय को लेकर या फिर दरें बढ़ाने के क्वांटम को लेकर? अनिल जी, मैं कहूंगी ये इज नीदर सरप्राइजिंग नॉट शॉकिंग, क्योंकि गवर्नर ने ऑलरेडी, देखिए, हर बार लास्ट 3 पॉलिसी से कह रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं मार्केट्स को कि देखिए हमने जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स लिए थे, पैंडेमिक रिलेटेड एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स जो लिए थे, उसको अनवाइंड करने का टाइम आ गया है। वो 3 बार से कह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि हम वृंदा जी माफ कीजिएगा, मैं जनरली हमारे एक्सपर्ट्स को कभी बीच में रोकता नहीं, लेकिन इस बार मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पिछली पॉलिसी में अकोमोडेटिव स्टैंस था और 6 के 6 एमपीसी मेंबर्स ने कहा कि नहीं हम अकोमोडेटिव रखेंगे। पिछली पॉलिसी से लेकर अब लगभग 1 महीने में कॉपर 11% डाउन है, आयरन ओर 8% डाउन है, एल्यूमिनियम 16% डाउन है, जिंक 9% डाउन है, स्टील सिर्फ 3% बढ़ा है, कच्चा तेल लगभग वहीं का वहीं है। अब ऐसे में ऐसा क्या बदला है पिछली पॉलिसी से इस पॉलिसी में? जून की पॉलिसी का इंतजार किए बगैर अचानक से गवर्नर साहब ने मीटिंग बुलाई और रेट बढ़ा दी। मैं तो कहूंगी इट इज डेटा ड्रिवन। आरबीआई ने क्या कहा, हम डेटा को देखेंगे। तो अभी जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, जो मार्च ऑलरेडी मार्च में 6.95% हो गया था सीपीआई इन्फ्लेशन, और अप्रैल का इन्फ्लेशन 7.5 से भी ज्यादा बढ़कर होने की उम्मीद है। तो इसीलिए उसके पहले आरबीआई को एक्ट करना था। एंड जब इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाता, आरबीआई वाज लुकिंग एट इन्फ्लेशन लास्ट से 3-4 मंथ से आर प्रीचिंग द 6% लेवल जो अपर सीलिंग है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी बात की जो ऑयल है, आरबीआई ने कहा था कि वी आर अज्यूमिंग इट विल बी अबाउट 100 बेसिस पॉइंट्स, $100 पर बैरल, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ गया है और भी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि वॉर अभी कहीं रुकने का नाम नहीं दिख रहा है। तो और तीसरी बात है कि जो मार्केट रेट्स हैं वो ऑलरेडी बढ़ गए हैं। देखिए, जब आरबीआई ने धीरे जीसैप ऑक्शन था उसको कैंसिल किया, तो जो शॉर्ट टर्म रेट है, जब लिक्विडिटी विड्रॉ होती है तो शॉर्ट टर्म रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म रेट देखिए 3.99% एकदम हो गया और लॉन्ग टर्म रेट 7.8%। तो इसीलिए द यील्ड कर्व बिकेम ऑलमोस्ट फ्लैट। So now when the markets are going, our rates are going up, और all the banks have also started increasing the rates. तो इसलिए आरबीआई को भी एक्ट करना था और प्रॉम्प्टली एक्ट करना था। इसलिए मुझे लगता है कि ये टाइमिंग तो ठीक था। हाँ, सरप्राइज में भी थोड़ा हो सकता है कि अभी क्यों किया, 2 दिन बाद क्यों नहीं किया, लेकिन अगर बाद में करते तो बोलते हैं आरबीआई बिहाइंड द कर्व।
तो इसीलिए आरबीआई को एक्ट करना था। डेटा जो है उनके सामने जो डेटा दिख रहा है उसको बेसिस दैट आरबीआई हैज टू एक्ट। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो आरबीआई ने जो अभी किया है वो उनको तो ये करना ही था। इन्फ्लेशन और उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए हम लिक्विडिटी थोड़ा विड्रॉ कर रहे हैं, बट द टोटल विड्रॉवल विल बी मल्टी ईयर टाइम फ्रेम, यानी हम सारा अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जो है हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है। इंपोर्ट्स ऑफ नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, उससे यानी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। तो ये सब देखते हुए तो वृंदा जी आप जो कह रहे हैं कि आरबीआई को करना ही था, ये बात सही है, आपको भी पता है, हमको सबको पता है कि करना ही था। अब करने का तरीका और समय, ये दो ही तो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आप कह रहे हैं कि मार्च का डेटा आएगा तो डेटा देख कर लेते। एलआईसी का आईपीओ जिस दिन खुला है उसी दिन करना जरूरी था। वो तो जी उसके तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। नहीं ठीक बात है। आशु सर भी कुछ कहना चाहते हैं इसी पर। जी आशु सर। अनिल जी आप जो डेटा बता रहे हैं, हो सकता है अनिल जी उस वक्त पॉलिसी के वक्त कभी कभी क्या होता है कि अनिल जी ऐसा होता है ना कि जैसे हम एनालिस्ट हैं, कहते हैं कि रेट हाइक नहीं होगा, रेट नहीं होगा, सबका एक मत होता है। एक आध का अगर मत नहीं भी होता तो कहते हैं कि नहीं यार सबके साथ ही चलते हैं। और दूसरी चीज अनिल जी जो आपने जो प्राइसेस बताई है एल्यूमिनियम कॉपर और इन सबके कम है, हो सकता है उस वक्त अनिल जी ट्रांजिट ज्यादा लग रहा हो कि करेक्शन ज्यादा होगी और मतलब ज्यादा नीचे आएंगे, और यूक्रेन वॉर और रशिया वॉर के इतने लंबे खिंचने का और आसार ना दिखता हो कि खत्म हो जाएगी, इट इज राउंड द कॉर्नर, या चाइना की डेवलप नहीं हो। तो अनिल जी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं इस चीज को करने के। अगर आप ये सिर्फ बोल रहे हैं कि अनिल जी के एलआईसी के आईपीओ से अगर मतलब फिर तो आप ये बात करें कि अगर अनिल जी एलआईसी के आईपीओ में दम है तो ये प्रोटेक्शनिज्म देने की कोई जरूरत नहीं है कि रेट चार्ज, मतलब ये तो अनिल जी मैं तो बोलता हूं कि गलत बात होती है कि आप सुपरफिशियली उसको रोक रहे हैं क्योंकि एलआईसी का आईपीओ सब्सक्राइब कराना है। तो मैं तो कहता हूं कि अगर एलआईसी के आईपीओ में दम है तो आज के बाद सब्सक्राइब होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए और दम से होना चाहिए। उससे क्या फर्क पड़ता है आज हो या 5 दिन हो। और मुझे नहीं लगता कि सुपरफिशियली उसको आर्टिफिशियली रोक के। आशु सर ऐसी बात नहीं, देखो फर्क सब पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता फर्क? सबसे बड़ा आईपीओ है अब तक का, सबसे बड़ा आईपीओ, कैसे फर्क नहीं पड़ता? मार्केट मूव। एक चीज बताओ, आपके घर में शादी है और पड़ोस में किसी की डेथ हो जाए तो आप शादी तो करोगे, ढोल नगाड़े थोड़ी बजाओगे। नहीं अनिल जी अग्री पढ़ता है। हाँ। मैं कह रहा हूं अगर पढ़ता है तो पढ़ना चाहिए। तो इससे अच्छा ना कि अनिल जी सब्सक्राइब करने के बाद अगर लोगों को लॉस हो जाता तो मैं तो कह रहा हूं कि पहले ही पढ़ना चाहिए। मैं उस पॉइंट से आ रहा हूं अनिल जी कि मैं कह रहा हूं कि अगर फर्क पड़ता है तो इसका मतलब आप ऊपर के भाव पे सब्सक्राइब करा के 5 दिन बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं कि जिसको अलॉटमेंट आती है उसका नीचे बिक जाए। तो मैं कहता हूं ये तो अच्छी चीज है कि अनिल जी पहले ही पता चल जाए कि करना या नहीं करना, तो अब इस मेरिट पे करिए। तो मेरा मानना है कि अनिल जी अच्छा एक्शन है कि एलआईसी को आर्टिफिशियल प्राइस से नहीं, सब फेक या आर्टिफिशियल प्राइस से सब्सक्राइब नहीं करवा रहे कि 5 दिन बाद, मतलब अनिल जी आप खुद सोचिए कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ठीक लगेगा कि पहले मतलब ये तो आपकी शादी वाले एग्जांपल से ही कि मतलब पहले लड़के के बारे में कुछ बहुत अच्छा बता दो, इनकम क्या है और उसकी नौकरी चली गई ये नहीं बताओ, ये जब फेरे हो जाए उसके बाद बताओ नहीं जी उसकी तो नौकरी चली गई है। तो पीरियड में चल रहा था वो बोले नोटिस पीरियड में चल रहा था, निकाल दिया था लेकिन नोटिस पीरियड में था। नहीं लेकिन ये लॉजिक बराबर है, ये लॉजिक एक्सेप्टेड है कि भाई हाँ पहले ही आपने कर दी तो मतलब अब जिसको लगाना है सोच समझ के लगाए, भाई बढ़ती हुई ब्याज दरों में लगाना, ये लॉजिक बराबर है, बिल्कुल एक्सेप्टेड था। अच्छा बग्गा साहब और वृंदा जी से हम इजाजत लेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह आपसे 7 बजे भी मुलाकात होगी। बग्गा साहब के दर्शन करें एक बार, सर से सुबह 7 बजे मुलाकात होगी। कल सुबह 7 बजे मुलाकात इसलिए होगी सर से कि कल आज रात को फेड का फैसला आना है, तो अब सर के लिए और काम बढ़ गया। आज का आरबीआई, कल का फेड का फैसला। शाम के शो में भी सर हमारे साथ होंगे। आज शाम को भी पॉलिसी से रिलेटेड विशेष शो है हमारा 5 बजे। और उसके अलावा बहु प्रतीक्षित फाइनली हमारा कल सुबह 11 बजे सर के साथ एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। सर कल 11 बजे डन जी? बिल्कुल सर। तो अब हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। पूरे महीने के आउटलुक के लिए लिहाज से हमारे यहाँ की पॉलिसी का भी हो गया, फेड का भी सर पूरा विश्लेषण कल करेंगे। तो कल सर के लिए बिजी डे है और हमारी सर से कल फिर से मुलाकात होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आज गवर्नर साहब ने शॉर्ट नोटिस पे हमें कहा कि इनवाइट कीजिए बग्गा साहब को, आप आ गए और पूरा विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच सर। तो वृंदा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं आगे, और मेरी भी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी तैयार है। भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक एक बार सचिन जी के लिए बिगुल। सचिन जी तैयार है BTS-TT के साथ। बताएं सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु।
अनिल जी, यहाँ पर बिकवाली करनी है अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर में ही। लगभग फ्राइडे के सेशन में हमने यहाँ पर एक टारगेट दिया था 2280 का, वो पर्टिकुलर टारगेट भी अचीव हुआ है, प्लस जिस तरीके से पोजीशंस और ऐड हो रही है तो मुझे लग रहा है लगभग 2180 के टारगेट के लिए फिलहाल पोजीशन है ये पर्टिकुलर स्टॉक। तो मुझे लग रहा है अभी भी बिकवाली करनी चाहिए। 2286 का एक फ्रेश स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर एंड 2180 एक फाइनल टारगेट होगा। बिकवाली करनी है अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर आपके लिए। अदानी एंटरप्राइजेस जहां पर आपको करके चलनी है बिकवाली। आइए स्ट्रैटेजी भी लेते हैं अनिल जी से, डेटा भी तैयार कर रहे हैं सर, ले लें सर वो रेडी है, ले लो जब लेना है। आइए फिर लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। तो आज तो पूरे डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम फिसलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सुबह से डाउ फ्यूचर्स ठीक ठाक हैं। 2 दिनों में 150 पॉइंट्स बढ़े थे, आज भी देखें तो हल्की बढ़त ही है। आज ऑफ कोर्स वहां पर फेड पॉलिसी भी है तो उस पर नजर रखेंगे। नास्डैक 2 दिनों में 2% ऊपर है, आज भी ठीक ठाक कारोबार कर रहा है। यूरोप के बाजारों में हल्की सुस्ती है। कच्चे तेल में बड़ा उछाल है अनिल जी, $108 पर है, 3% का बड़ा उछाल कच्चे तेल में है, तो इस पर रखनी पड़ेगी हमें नजर। और एशिया में चीन के बाजार तो बंद थे, बट बाकी बाजारों में आपने थोड़ी सुस्ती बनती हुई देखी है। बताएं सर क्या करना है। दीप देखिए, अब 2 चीजें होगी आज। पहली चीज तो 16,825 को लगातार हम होल्ड कर रहे थे, उस रेंज के नीचे गया तो मार्केट का ट्रेंड अब न्यूट्रल से नेगेटिव हो गया। ओके, कल जब हम सुबह ट्रेंड देंगे तो नेगेटिव देंगे अगर हम 16,800 के नीचे बंद हो रहे हैं, कि जो कि हो नहीं है। तो पहली चीज है कि नीचे का ब्रेकडाउन दे दिया है, और वही ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी पर भी 35,500 के नीचे के आ गया है। 35,525 को हम लगातार होल्ड कर रहे थे, आज तोड़ दिया, और अगर उसके नीचे बंद होते हैं तो आज 16,800 और 35,500 के नीचे अगर बंद होने पर ट्रेंड आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। ये चीज क्लियर है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपके लिए हो गया माउंट एवरेस्ट 17,000 के कॉल्स पर 97 लाख शेयर है, 65 लाख शेयर आज ही जुड़े, 1 करोड़ शेयर है। तो जब तक आप 17,000, अब 17,000 कितना ऊपर दिखता है देखो, सोचो। सुबह सुबह हमने देखा 17,000, भूल गए आप, 17,100 भी देखा था। तो लेकिन हाँ, आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज की स्ट्रेटेजी पूरी तरह से गलत हुई। लेकिन इसी दिन के लिए हमेशा इसलिए हम कहते हैं कि स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 16,900 का स्टॉप लॉस इसीलिए दिया था कि देखिए वहाँ से 300 पॉइंट नीचे, अगर आपको 100-150 पॉइंट का नुकसान हुआ भी हो तब भी स्टॉप लॉस रखें तो आप बच जाते हैं। तो ये जरूरी था, क्योंकि अचानक से ये जो गिरावट आई है, क्योंकि इस तरह की अचानक से पॉलिसी गवर्नर साहब देंगे, इसका अंदाजा हमारे बस की बात नहीं। फेड की मीटिंग है वो पता है, इनकी भी मीटिंग होती तो हम अलर्ट रहते, बिल्कुल, लेकिन मीटिंग नहीं है तो फिर आपको, मैं वही सोचा था सुबह से कि इस तरह से एक तरफा क्यों जा रहा है। जब आ रही थी, हाँ, मतलब नहीं आ रहा एक तो हर लेवल। सबसे बड़ी चीज जो हम बात करते हैं कि किसी भी लेवल से रिकवरी नहीं है। यस सर, एब्सोल्युटली। हाँ, नहीं तो आमतौर पर क्या होता है कि सपोर्ट लेवल पर रिकवरी तो आती है, 16,950 तो रुकेगा, 16,825 तो रुकेगा, लेकिन रुकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब यह कि क्लियर कट व्यू था लोगों का कि भाई खराब होना है या कुछ खराब आना है। एनीवे, जो हो गया हो गया। अब 17,000 आपके पार करेगा तो ही तेजी करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि 16,800 17,000 अब आपके लिए ऊपर की तरफ कंजेशन जोन हो जाएगा। नीचे अब सपोर्ट का है, मैंने निकाला ही नहीं। मेरा लास्ट सपोर्ट 16,750 तक का था, नहीं निकाला। आउट ऑफ सिलेबस इतना आएगा नहीं पता था, नहीं निकाला। अब कल की कल निकालेंगे कि कहाँ अब अगला सपोर्ट आता है। तो फिलहाल लेने की कोशिश तो कोई करने का मतलब नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हो सकता है आप अमेरिका के वो देख के कल ऊपर गैप से खुल जाए तो फ्रेश ट्रेड शॉर्ट का बनाना भी उतना ही रिस्की है जितना लॉन्ग का बनाना है। एक ही चीज मार्केट के फेवर में जाती है दीप, एक ही चीज, और वो बड़ी फेवर में जाती है। अगर कल मार्केट को घूमना है तो अगर यूएस थोड़ा भी ऊपर आया, ठीक है, हम आज अपनी पॉलिसी को बचा लेंगे। ओवरसोल्ड मार्केट है, पुट कॉल रेशियो 0.67, अभी और कम हो गया होगा, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.57, ये ओवरसोल्ड मार्केट है। तो अगर घूमेगा तो भी यहां पर सही जगह है घूमने के लिए, एकदम परफेक्ट जगह है। लेकिन घूमने के लिए आपको एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए। तो आज रात अमेरिका में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अमेरिकी मार्केट, अमेरिकी फ्यूचर्स जो मजबूत दिख रहे हैं, हर निशान में 150-200 भी ऊपर बंद हो जाते हैं, तो कल आपको एक शार्प रिकवरी और शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिख सकती है, क्योंकि मार्केट बहुत हल्के हैं। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन लोएस्ट लेवल के आसपास चल रही, जो इस तरह के मार्केट में होनी चाहिए। आपके दोनों ही पोजीशन, और कल एक्सपायरी है वीकली, करेक्ट, वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से ओवरसोल्ड मार्केट है। यहाँ शॉर्ट करना भी उतने रिस्की है, और लॉन्ग करने की हिम्मत और पैसे किसके पास है? अब तो नहीं है, करेक्ट। सो ये चीजें, ये एक हो गई, ये निफ्टी की बात। लेकिन हाँ, अगर आपका पोजिशनल व्यू है और आपको लगता है कि नहीं हमने अच्छे लेवल पे शॉर्ट किया है, या अच्छे थोड़ा हम एक आध दिन को छोड़कर थोड़ा आगे का व्यू लेना चाहते हैं, तो फिर जो अच्छे स्टॉक्स है वहाँ आप थोड़ा खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ओवरनाइट ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं। पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी, 35,000 आपकी आखिरी उम्मीद है। 35,000 के पुट पर 19 लाख शेयर है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है।
वैसे तो 35,000 के ऊपर काफ़ी ऑलरेडी पुट राइजर्स स्ट्रैप हुए पड़े हैं। 35,500 पे 19 लाख शेयर था, 36,000 पे 15 लाख शेयर था। तो अब जो निफ्टी में मामला है 17,000 का, वही बैंक निफ्टी में मामला है दीप 36,000 का। जब तक 36,000 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक आपको तेजी नहीं सोचनी है। ठीक है, जब तक 17,000 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक आपको तेजी नहीं सोचनी है। ट्रेडिंग के पर्पज से, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से तो आप देखते हैं मार्केट, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जो भी व्यू बनाना है वो आज का फेड का फैसला देखकर, कोई फर्क नहीं पड़ता 100-150 ऊपर ले लेना आप। निफ्टी 100-150 ऊपर मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कौन सा 500 ऊपर खुल जाने वाला है कल कि फेड कितनी भी बढ़िया पॉलिसी दे रहा है। ओवरनाइट अगर फेड की मीटिंग के बाद जो अमेरिका भी हिला हुआ है, समझो जोर से गिर जाए तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके एक दिन रुक के ले लें, ज़्यादा बढ़िया है, वो बेटर है। थोड़ा चला भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल शॉर्ट करने के लिए मार्केट ठीक नहीं है, क्योंकि ओवरसोल्ड डेफिनेटली नजर आ रहे हैं डेटा के लिहाज से, लेवल के लिहाज से। इतना मैं कह सकता हूँ। अंडरस्टूड सर, ठीक है। तो अब शॉर्ट नहीं करना है, ये आपके लिए क्लियर है, ये आपके लिए मार्केट की पोजीशन है। आइए स्वागत करते हैं भसीन साहब का। स्वागत है आपका भसीन साहब। ये तो बहुत जोर से गिर गया सर, एकदम अचानक से आरबीआई गवर्नर साहब की पॉलिसी अनएक्सपेक्टेड आई है। बताएं सर व्यू आपका। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनएक्सपेक्टेड तो है, लेकिन ये लीक हो गई थी। मैंने सुबह से ही मार्केट ट्रैक कर रहा था और ऑलमोस्ट 50 लाख शेयर की माने फ्यूचर्स की शॉर्टिंग हो रही थी, मार्केट वापस ही नहीं जा रही थी। इसका मतलब समवन वाज इन द नो कि ये होने वाला है, और ये बहुत अच्छी बात है। अब जो भी फेड करेगा इट इज ऑल प्राइस्ड इन। ऑब्वियसली आज आपको यू वर कॉट ऑन द रॉन्ग गार्ड, लेकिन जैसे मैंने कहा ये तो स्मैक करती है इनसाइडर ट्रेड दैट समवन पीपल इन द इन्फ्लुएंसर सर्कल न्यू अबाउट दिस। अनिल जी, ये इनएविटेबल था दैट वी आर नाउ टेकिंग अ प्रीकर्सर ऑन व्हाट द ग्लोबल सिचुएशन इज, और अब आपने तो सब कुछ प्राइस इन कर दिया। अब आपकी ग्रोथ और पैरामीटर्स ऑब्वियसली ये भी हमें पता ही था कि कॉस्ट ऑफ मनी हैज टू गो अप। तो मुझे यहां से कोई दो राय नहीं अनिल जी कि वी हैव मेड अ पैनिक बॉटम व्हिच वी विल मेक टुडे। दिस इज ऑल पैनिक, दिस वाज पैनिक बिकॉज दिस वाज प्री ऑर्डेन्ड, और मुझे लगता है कल जो भी फेड करेगा गॉड विलिंग वी विल बी बैक टू नॉर्मल। तो ये जो जून में आना था ये पहले आ गया मई में, और ये अब एकदम 1-2 दिन में आप प्राइसिंग कर लेंगे। तो मुझे कोई दो राय नहीं, दिस इज अ टाइम टू बाय टेक्नोलॉजी बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज नो डेट, एंड इन फैक्ट दे विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ दिस ऑल। जो पैसा टेक से निकल के बाकी जगहों में गया है वो वापस टेक्नोलॉजी में आएगा। तो यहाँ मेरे पे 2 आइडियाज हैं, और वॉलेटिलिटी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कह रहा हूं लेके रखने वाले हैं। चलिए बढ़िया। तो इस कमजोर बाजार में कुछ चुनिंदा खरीदारी के मौके बताएं सर, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? तो अनिल जी देखिए, मैंने पहले आपको कहा था परसिस्टेंट और एम्फोसिस, अब मैं आपको कह रहा हूं HCL टेक और टेक महिंद्रा दोनों लेके रखिए। और अनिल जी एक कैश का शेयर है जो मैं आज कहूंगा, वो है पैसा लो डिजिटल। ये एक डिजिटल ऐप है जिसकी मार्केट कैप 3600 है, और ये जो 2 लाख तक के है वहां पेनिट्रेशन करता है। इसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन 0 है, और ये सिर्फ इसको आप हर ऑलमोस्ट PSU बैंक से लिंक्ड है। इसकी रिजल्ट्स आने 6 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे, और मुझे लगता है स्टॉक स्प्लिट भी आ सकता है। तो 750 पौने 800 में मिले लीजिए, इसका भाव 1400 जाएगा। बाकी HCL टेक, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट and is now will be re-rated on the upside because all the weakness of the rupee and yields will be priced in over there. तो टेक महिंद्रा, HCL टेक और टेक महिंद्रा के क्या टारगेट्स रखे जाए सर? अनिल जी मुझे तो यहाँ न्यू हाइज दिखते हैं। अगर मार्केट वापस घूमी तो टेक्नोलॉजी में लीड, तो 1450 आपको टेक महिंद्रा में और 1430 HCL टेक। 1 महीना की बात है अनिल जी, जैसे आपको NLC 60 से 93 दिख गया, वैसे ही ये शेयर भी आपको चाल दिखाएंगे। और पैसा लो डिजिटल आपको दुगना करके दिखाएगा इस दिवाली तक। दिवाली तक के लिए आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक ये है राय आपके लिए भसीन साहब की तरफ से। धन्यवाद सर। दोपहर में होगी आपसे फिर मुलाकात, और इस बीच थोड़ी थोड़ी रिकवरी निचले स्तरों से दीप आती हुई दिख रही है। 16,600 के आसपास तक आने के बाद अब रिकवरी आती दिख रही है। 16,625 का लो बनाया है, अब 16,700 की तरफ आता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी भी 35,156 का लो बनाकर 35,275 के आसपास थोड़ी सी रिकवरी इस वक्त आपको नजर आएगी। आइए बिगुल, कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का, और उसके बाद जय ठक्कर भी हैं आपके लिए तैयार। बताएं सर।
अनिल जी, बिकवाली की राय है, वेदांता में बिकवाली की राय है। इसमें देखें तो ना सिर्फ मंडे के लोस के नीचे निकला है, पिछले 4 डेज के लोस को इसने क्रैक करा है। शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक ब्रेकडाउन है, नेगेटिव क्रॉसओवर। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली का सिग्नल वेदांता के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और उसकी वजह है कि एक पैटर्न डेली चार्ट पर बना है जिसको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं। और जो भी हेड एंड शोल्डर का एक कॉपी बुक परफेक्ट एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो हेड एंड शोल्डर का परफेक्ट एग्जाम्पल वेदांता के चार्ट पर दिखेगा। ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है और इस हेड एंड शोल्डर का लक्ष्य काफी नीचे का बनता है। हमारी शॉर्ट करने की राय है, यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें 404 रुपए पर। 404 के स्टॉप लॉस से वेदांता को शॉर्ट करें। पहला टारगेट होगा 385 रुपए का, 385 का बड़ा अग्रेसिव टारगेट है और ये लेवल टूटा तो ये स्टॉक 380 के भी नीचे जाएगा। तो 385 380 के टारगेट के लिए वेदांता में बिकवाली की राय। ओके, तो ये है आपके लिए राय वेदांता में बिकवाली की। आइए, जय तैयार है कैश का ऑप्शन लेकर। बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू दीप। अनिल जी, बहुत ही क्लियर एक ब्रेक डाउन, जैसे मैं आपका भी कमेंट्री सुन ही रहा था, डेफिनेटली क्लियर ब्रेक डाउन हमें 16,800 के नीचे इनफैक्ट देखने मिला। बिकॉज ये रेंज काफी समय से होल्ड कर ही रही, तो हम यही कह रहे थे कि रेंज के नीचे से रिवर्स होता है तो उधर कॉन्ट्रारियन व्यू लिए और ऊपर की तरफ बेचे, बट रेंज जब ब्रेक होती है तो एक डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे अनिल जी, और ये रेंज ब्रेक हो चुकी है। 16,500 का पुट ऑप्शन खरीदना है, 12 मई की एक्सपायरी का, 161 पर अभी ये मिल रहा है। 161 पर अनिल जी ये खरीदे। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस डाउन साइड में प्लेस करना होगा अनिल जी, दैट वुड बी एट 74, थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस अनिल जी इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज आज बड़ी गिरावट हमें देखने मिल रही है, तो स्टॉप लॉस से थोड़े दूर रहेंगे। तो मेरा यही कहना है कि जो अग्रेसिव ट्रेडर्स है वो ले सकते हैं, 161 पर खरीदे एंड 16,500 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 12th में की एक्सपायरी का। इनफैक्ट सब अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी बिल्डअप होते हुए देखने मिल रहा है पुट साइड पर। अगर ये ब्रेक होता है अनिल जी तो आपको फर्दर मोमेंटम मार्केट में देखने मिलेगा, बिकॉज नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी पर अब जो निकल कर आ रहा है वो 16,500 का है ऑन एन इमीडिएट बेसिस, एंड अगर वो ब्रेक करता है तो अनिल जी 16,200 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। और ऑन दी अपसाइड 16,800 अब क्लियर 800-900 जो जोन था, जो बैंड था, वही बैंड अब एक इमीडिएट हर्डल हो गया है। और उसके ऊपर देखें तो 17,000 जैसा आप बता ही रहे थे कि एक रॉक सॉलिड रेजिस्टेंस है, तो ओवरऑल रिवर्सल, मेजर सी रिवर्सल 17 के ऊपर होगा और दिस सिग्नल्स में भी 16,800-900 तक होंगे, बट यू नेवर नो कि वो टेस्ट होंगे कि भी नहीं। बट ब्रेकडाउन तो जबरदस्त देखने मिला अनिल जी, प्रेशर काफी रहेगा अगर फेड का अच्छा नहीं रहा, और अच्छा भी रहा तो अनिल जी बाउंस बैक करके गिर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। एंड यहाँ पे टारगेट जो अनिल जी ऊपर में बनेंगे बिकॉज वो भी थोड़े लंबे ही रहेंगे। सो पहला टारगेट रहेगा 232 का एंड सेकंड टारगेट विल बी 268। सो 232, 268 ये दो पोजिशनल टारगेट्स के लिए 12th मई की एक्सपायरी का 16,500 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे। 500 का पुट ऑप्शन खरीदना है, राइट जय? और ये है अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, कल वाला नहीं। और 16,500 और 161 पर खरीदना है, 74 का स्टॉप लॉस, 232, 268 रुपए टारगेट, करेक्ट? एब्सोल्युटली अनिल जी, एकदम सही है, परफेक्ट। तो ये पुट ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कैश का ऑप्शन, ये खरीदने की राय जय की तरफ से आती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए इस समय बाजार पर राय जय की तरफ से। सर, एक बाजार से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि काफी सारे लोग अब ट्वीट कर रहे हैं, थोड़ी आवाजें भी चल रही हैं कि LIC IPO के पहले दिन ही ऐसा एक्शन हो गया, क्या करें, क्या इम्पैक्ट आएगा इसके LIC IPO के सब्सक्रिप्शन पर? अगर आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी लगा दी है तो क्या वापस लेने का वक्त है? क्या कहना है? अब ये काफ़ी ट्वीट आ रहे हैं कि क्या मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए और ब्याज दरों को जो बढ़ाया है RBI गवर्नर साहब से, क्या LIC के IPO में एप्लीकेशन नहीं लगाई जाए या जो लगाई है वो विड्रॉ कर लें? तो उसका जवाब दीप ये है कि अगर आपका इरादा सिर्फ और सिर्फ पहले ही दिन लिस्टिंग पर बेचने का है तो फिर आप मत करिए, राइट? क्योंकि एग्जैक्टली लिस्टिंग के दिन के लिए अंदाज लगाना मुश्किल काम है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एक आध दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आध फॉल में कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म व्यू और ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन में व्यू कोई LIC खराब हो जाएगी, करेक्ट, या उसके वैल्यूशंस खराब हो जाएंगे। सो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शॉर्ट टर्म मार्केट ये तो समझो आज आया है, जिस दिन इशू बंद होता है उसके बाद आता तो क्या करते हैं? तो ये रिस्क तो हमेशा रहती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप लगाएं पैसा, ये सोच के लगाएं। मैंने आज सुबह भी कहा था
कि आप ये सोच के लगाइएगा कि अगर मुझे नीचे मिलेगा तो मैं और लूंगा और ये स्टॉक मैं पोर्टफोलियो में रखने के लिए आज से दूंगा, तो उस राय में कहीं कोई बदलाव नहीं है। जिसको डर लगता है, जिसको रिस्क लगता है, आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे शॉर्ट टर्म गेन चाहिए और मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, तो फिर छोड़ दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है और अगर नीचे मिलेगा तो मैं और लूंगा और ऊपर मिला और मेरा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बन गया तो बहुत अच्छी बात है, या मेरा व्यू लॉन्ग टर्म में मुझे रोज लेना बेचना ही नहीं है, मैं रखने ही वाला हूँ 5-10 साल, तो फिर कोई बदलाव नहीं। हाँ, तो इसका जवाब आपके पास है, मेरे पास नहीं। आपका व्यू क्या है? अगर रिस्क लेने का व्यू नहीं है तो मत लगाइए। फिर जो रिस्क लेगा और फिर बाद में ऊपर हो जाएगा लिस्ट, तो ये मत बोलना कि ऊपर लिस्ट हो गया। जो रिस्क लेगा उसका पैसा बनेगा और जो रिस्क लेगा उसका लग भी सकता है। तो दोनों चीज़ें, ये तो मार्केट है। इसलिए अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो कोई बदला नहीं, शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप अपने रिस्क के हिसाब से डिसीजन लीजिए। बहुत क्लियर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर व्यू आपके लिए आते हुए दिख रहा है। तो चलिए नजर रखेंगे। बाजार का मूड माहौल ऑफ कोर्स बिगड़ा हुआ है, बट LIC IPO 46% तक पूरा भर चुका है और पॉलिसी होल्डर्स का जो कोटा है वो पूरा भर चुका है। मीनवाइल HUL पर रखिए नजर। जो हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की, दाम बढ़ाने की खबर आपको आती हुई दिख रही है। कोजेंसिस के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है। कुछ प्रोडक्ट्स के दाम 4 से 13% तक बढ़ाए हैं HUL ने। ये आपके लिए अभी अभी खबर आती हुई दिख रही है। स्टॉक पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है इसका। कोई दूसरा दिन होता तो शायद इस समय रिएक्ट कर भी रहा होता, बट फिलहाल नहीं कर रहा है। 4 से 13% तक के दाम बढ़ने की खबर HUL की तरफ से आ रही है। वैसे पूरा FMCG पैक, पूरा कंजम्पशन पैक इस समय दबाव में बना हुआ है, बट ये आपके लिए खबर आ रही है। एक बार जरा HUL पर चार्ट चेक भी ले लिया जाए, जिस तरह से ये स्टॉक इस समय एक्शन में। सचिन जी जरा देखें HUL का चार्ट। दिवांशु, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखें तो पिछले 4 दिनों का थोड़ा सा कंसोलिडेटिव ही है। इनफैक्ट एक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक को के लिए, लगभग अराउंड 2280-85 के आसपास, जहाँ पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो जब तक ये पर्टिकुलर हर्डल वो पार नहीं करता कॉन्फिडेंटली, मुझे लग रहा है एक बड़ी रैली नहीं बनेगी। काउंटर में ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है अपने बेस से, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेशन और यहाँ पर लंबा हो सकता है, बट ऑस्किलेशन एक्सपेक्टेड होगा 21 से उससे लेके 2300 इसी पर्टिकुलर रेंज में। तो यहाँ पर बड़ी बिकवाली भी नहीं करनी है, मुझे लग रहा है एक ही रेंज में ये लॉक्ड इन रह सकता है अगले कुछ हफ्तों के लिए। तो ये है आपके लिए HUL जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए, मेटल्स की हम बात कर रहे थे और बड़ी गिरावट आई है मेटल्स में। अक्रॉस हम देख रहे हैं काफी सारे बेस मेटल्स इस समय 1 से 3 महीने के निचले स्तर पर है। जरा जानें क्या चल रहा है मेटल्स में, कौन कौन से मेटल्स में कितनी गिरावट आई है और कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेटल स्पेस पर दबाव बढ़ा हुआ है। नेहा हमारे साथ हैं बताने के लिए। नेहा, बताइए क्या चल रहा है स्पेस में। देखिए, मेटल स्पेस एक ऐसा एरिया निकल कर आया है जिसमें कुछ समय से, खासतौर से पिछले 2 हफ्तों से बैक टू बैक कई ऐसे इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं जिसमें हमने गिरावट देखी। LME इंडेक्स की अगर बात करें, ये एक बहुत ब्रॉड सेंस देता है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स कैसा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इसमें अलग अलग वेटेज के हिसाब से एल्यूमिनियम, कॉपर, निकेल, लेड, जिंक, टिन का अलग अलग वेटेज के हिसाब से इसका हिस्सा है। LME इंडेक्स 1 महीने में 11% गिर चुका है। अलग अलग मेटल्स की अगर बात करें, एल्यूमिनियम महीने भर में हमने 16% की गिरावट आते हुए देखी है। टिन 11% टूट चुका है। इसके अलावा जिंक, निकेल, आयरन ओर या लेड की भी बात करें, 8.5 से 11% तक की गिरावट 1 महीने में दिखी है और खासतौर से पिछले 2 हफ्तों में इसमें जो गिरावट है और गहरा गई है। सबसे प्रमुख कारण तो चीन है, क्योंकि चीन दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से आ जाता है मेटल का। वहां पर चाहे आप शंघाई ले लें या बीजिंग ले लें, हर तरफ से जो कोविड के केसेस अब देख रहे हैं हम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कोशिशें वहां पर ये जरूर हो रही है कि कैसे कंटेन किया जाए, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस बहुत जबरदस्त लगे हुए हैं। अभी भी उत्पादन फुल स्विंग में शुरू नहीं हुआ है। ये एक चिंता का सबब है और यही कारण है कि सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हमने मेटल्स को खासतौर से पिछले कुछ हफ्तों में पिटते हुए देखा है। डॉलर इंडेक्स दूसरी बड़ी वजह है। वैसे तो डॉलर इंडेक्स लगातार कुछ हफ्तों से, महीनों से चढ़ ही रहा है, लेकिन अब हाल फिलहाल में जो हमने इसे 20 साल के ऊपरी स्तर के पास आता हुआ देखा है, खासतौर से अमेरिका की तरफ से, फेड की तरफ से जो बयान निकल कर आया कि एक तेज गति से, तीव्र गति से यहां पर रेट हाइक देखने को मिलेगा, तब हमने बहुत तेजी से डॉलर इंडेक्स को चढ़ते देखा। ये एक दूसरा बड़ा कारण है जो निकल कर आया है। बढ़ती महंगाई दर, जो बढ़ती महंगाई की चिंता है पूरे ग्लोबल मार्केट में, उसकी वजह से भी सेंटिमेंट बिगड़ा है, डिमांड कंसर्न्स बनते दिख रहे हैं। कुछ और जो बिल्कुल स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, मेटल स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, उसमें यह निकल के आया है जो कि लेटेस्ट है। इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप जो है, उन्होंने एक स्टडी जारी की है जिसके मुताबिक इस साल ग्लोबल कॉपर भंडार है
वो तकरीबन 1.5 लाख टन का सरप्लस रजिस्टर कर सकता है और अगले साल तकरीबन 3.5 लाख टन से अधिक का सरप्लस जारी होगा। कुछ ऐसी ही रिपोर्ट निकल कर आई है रिफाइंड लेड को भी लेकर कि जो सप्लाई है वो डिमांड से आगे निकलती हुई नजर आएगी। निकल उत्पादन 18% से बढ़ता हुआ दिखेगा। ये इंटरनेशनल निकल स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट निकल कर आई है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा कॉपर उत्पादक है चिले, उसके वित्त मंत्री की तरफ से बयान निकल कर आया है कि ग्लोबल ग्रोथ की स्थिति ठीक नहीं है और डोमेस्टिक डिमांड यहां घटती दिखेगी। आखिर में एक और बताना चाहूंगी कि चाइना को ही लेकर जीडीपी का जो एस्टिमेट है वो रेटिंग एजेंसी फिच ने आधे % से घटाया है। 4.8 उनका पहला एस्टिमेट था, 4.3% किया। तो डिमांड के कंसर्न्स पूरे बने हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे मेटल्स पर क्यों दबाव आ रहा है। और आज भी हम देख रहे हैं कि बाजार के मूड माहौल के साथ ये भी बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। तो मेटल्स की बुरी हाल इस समय बनी हुई है। और भी काफ़ी सारे काउंटर्स हैं जिस पर बात करनी है और कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर और भारी गिरावट आ रही है। आइए पहले सिमी जी के पास चलते हैं, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। बताएं सिमी जी। दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून। एक तो सुबह से बाई कॉल ही दिया है और मार्केट में इतना बड़ा फॉल आ गया, पर अभी इस सेकंड हाफ में भी मैं बाई कॉल के साथ ही जाना चाहूंगी। मेरा एक फेवरेट स्टॉक आज बहुत दिनों के बाद परफॉर्म कर रहा है, वो है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी में बहुत ही बढ़िया सा खरीदारी देखने को मिल रहा है। स्टॉक एकदम लोअर लेवल से ऊपर आ रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से वापस से हम लोग 8400 8500 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से टाटा एलेक्सी का खरीदारी का कॉल होगा और मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए कहूँगी। जैसे ये ऐसा बड़ा स्टॉक बहुत ही कम टाइम में मिलता है जहाँ पे पोर्टफोलियो एडिशन के लिए करेक्शन के बाद ये एकदम रिकवर कर रहा है। ऐसा ही मौका टाटा एलेक्सी ने दिया है और मुझे लगता है कि यहाँ पे पोर्टफोलियो के हिसाब से खरीदारी करके जाना चाहिए। 8400 8500 का टारगेट होगा मिनिमम और 2 से 3 महीने का नजरिया से अगर कोई खरीदना चाहता है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा विकल्प होगा। टाटा एलेक्सी मेरे तरफ से खरीदारी का कॉल है। टाटा एलेक्सी है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से आती हुई दिख रही है इस वक्त आपके लिए। यहां पर खरीदारी करके चलें। स्टॉक है मजबूत इस वक्त ट्रेड करता हुआ। 8400 से 8500 का टारगेट रखें। सिमी जी को स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है या फिर ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जरूरत नहीं? इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है अनिल जी। 7650 का स्टॉप लॉस के साथ मैं खरीदारी करके जाने के लिए कहूंगी। ओके, ये है आपके लिए टाटा एलेक्सी में खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। 16700 के फिर से ऊपर आता हुआ निफ्टी थोड़ी रिकवरी निचले स्तर से लगभग 100 पॉइंट की होती हुई दिखी है और बैंक निफ्टी भी लगभग 150 पॉइंट 200 पॉइंट रिकवर होता हुआ दिख रहा है निचले स्तरों से। तो ये बड़ी खबर आती दिख रही है। इस बीच यूपीएल को लेकर एक खबर आती दिख रही है। कंपनी ने ऑप्टीचोस का अधिग्रहण किया है। इस कंपनी ने अधिग्रहण किया है, ये खबर आती हुई दिख रही है। और फंजिबल ऑप्टीचोस डील ये कंपनी है जो गेहूं का आउटपुट बढ़ाने का काम काज कर। बेसिकली क्रॉप्स में जब कोई फंगल डिसीज हो जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो क्रॉप का यील्ड बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो एक तरह का पेस्टिसाइड ही है जो क्रॉप्स में फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देता है, उसके इस्तेमाल में है। तो इनका जो एक ऑलरेडी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है सर, नेचुरल प्लांट प्रोटेक्शन बिजनेस यूनिट है उनकी, उसके अंदर इसको अक्वायर किया गया है। तो इससे अल्टीमेटली फिर जो क्रॉप की यील्ड है वो बढ़कर आती है क्योंकि ये इन्फेक्शन होने नहीं देती है, फंगल इन्फेक्शन से बचाती है प्लांट्स को। तो काफ़ी अच्छा एक्विजिशन माना जाएगा ये यूपीएल के लिए, उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिहाज से ये एक बड़ा एक्विजिशन यूपीएल करता हुआ दिख रहा है। इस एक्विजिशन की डील्स की डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे, अगर हमारे सामने आती तो इस वक्त हम ये रखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की डिटेल्स है, किन वेरिएशन पर, कितनी बड़ी साइज है ये। कुछ और डेटा आ रहे हैं दीप? यूरोप में अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कंपनी प्लान कर रही है कि इसको यूरोप में ले जाया जा सके। उसके लिए थोड़ा अप्रूवल प्रोसेस चलेगा, बट उसके अलावा जो अन्य बाजार हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वागले साहब की भी तरफ से खरीदारी की रिकमेंडेशन आई थी, कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भी आई थी मेरे ख्याल से। उसके बाद मार्केट के मूड माहौल के साथ थोड़ा नीचे जरूर आया, लेकिन क्या ये बड़ी खबर है, डील आने वाली? कुणाल जी चार्ट देखिए, क्या स्टॉक का मूड ठीक कर सकती है, मजबूती आ सकती है यहाँ पर यूपीएल में?
अनिल जी देखिए बहुत जबरदस्त चार्ट है यूपीएल का, और टाटा पावर और यूपीएल दो स्टॉक्स ऐसे हैं एफ&ओ में जिनके चार्ट सबसे मजबूत हैं। केवल ये 840 रुपए की एक बाधा है जिसको आज सवेरे भी ये स्टॉक पार नहीं कर पाया डिसाइसिवली। 840 का लेवल पार होते ही इसमें पंख लग जाएंगे और काफी ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो मेरी राय में तो अनिल जी ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, तेजी बननी चाहिए। जिन्होंने खरीदारी कर रखी है बिल्कुल होल्ड करें, और मुझे लगता है एक रिवाइज स्टॉप लॉस 815 रुपए पर रखकर होल्ड करने की राय। 815 पर रिवाइज स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें। वैसे बाजार का मूड माहौल जैसा है, 350 अंक नीचे निफ्टी है, लेकिन उसके बावजूद यूपीएल एकदम फ्लैट है, उतना कमजोर हुआ नहीं है। 828 पर अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि और बताया जा रहा है कि $3 बिलियन की अपॉर्चुनिटी, बड़ा प्रोडक्ट, $3 बिलियन की अगर अपॉर्चुनिटी है तो बड़ा मार्केट हो सकता है ये इस एक्विजिशन के जरिए। तो ये है यूपीएल पर बड़ी खबर जिसके दम पर स्टॉक अभी ये पॉलिसी के बाद ही गिरा है, नहीं तो पॉलिसी तक तो होल्ड कर रहा था, अच्छा खासा होल्ड कर रहा था। 16,900 निफ्टी आने के बावजूद तो जो गिरा है, खराब हुआ है, वो पॉलिसी के बाद ही हुआ है। तो ये है आपके लिए एक बड़ी खबर यूपीएल को लेकर। लेकिन एक और बड़ी खबर वैरोक इंजीनियरिंग को लेकर, हालांकि हमने सुबह आपके सामने विश्लेषण रखा कि क्यों वैरोक इंजीनियरिंग में गिरावट दिख रही है। तब 9% नीचे था, अब 20% नीचे है। और दीप तब भी हम कह रहे थे कि अगर आपके पास लिया हुआ है तो एक बार बेचकर निकल जाए, बिल्कुल, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिहाज से। और 350 रुपये की हमारी रिकमेंडेशन थी। सर, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है ऐलान होने के बाद लिया हो, लेकिन विश्लेषण आपके सामने रखा गया था। लेकिन चूंकि 20% नीचे है तो हम सोचते हैं एक बार फिर से आपको बता दिया जाए कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि काफी लोग ट्वीट करके पूछ रहे हैं। तो आइए कुशल गुप्ता हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए। कुशल बताइए, वैरोक इंजीनियरिंग क्या डील हुई है, कितने पैसे कंपनी को मिलेंगे, कहाँ इस्तेमाल होगा, और उसके बाद गिरावट की वजह भी। बिल्कुल सर, डील के लिहाज से आप देखिए यहाँ पर अमेरिका और यूरोप के जो 4 व्हीलर लाइटिंग कारोबार है, इन्होंने ये बेचने की डील की है और करीबन 4800 करोड़ रुपए में ये ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद इनफैक्ट यहाँ पर इनके पास लार्जली जो है भारतीय कारोबार रह जाएगा, जिसमें अगर आप कुल कंपनी की आय देखें तो वहाँ पर 70 to 75% रेवेन्यू इंडिया बिजनेस से अब कंपनी का आता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट यहाँ पर कंपनी का जो फोकस है वो हाई ग्रोथ मार्केट, इनफैक्ट चाइना और इंडिया जैसे मार्केट्स पर ही इनका सबसे बड़ा फोकस है। इनफैक्ट ये रैशनल जो है ये लेकर आए थे सामने, बट लार्जली इसके बाद भी जो कॉन्ट्रा व्यू लेकर आ रहे हैं वो सिटी की रिपोर्ट है, जिसके अंतर्गत इन्होंने बिकवाली की राय दी है और जो टारगेट्स है 210 रुपए के ये रखते हुए दिख रहे हैं। तो मौजूदा भाव से भी सिग्निफिकेंट डाउनसाइड यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और इसकी 2-3 वजह हैं जिसको इन्होंने हाईलाइट किया है। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि कंपनी के लिए जो बढ़ती कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो एक चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि इसके पहले आप देखिए यूरोप काफी बड़ा इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था, पर अब जैसे कि ये 4 व्हीलर लाइटिंग कारोबार अपना बेच रहे हैं, जो कि करीबन अगर आप देखें तो इनके कुल रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 40 से 45% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आता था। अभी भी आप डील के साइज के हिसाब से देखेंगे तो 4800 करोड़ रुपए की जो कुल डील है उसमें से अगर टैक्स हटाएंगे तो 1200 करोड़ रुपए का लगभग टैक्स अगर हटता है तो 3600 करोड़ रुपए का अमाउंट इनके पास बचता है। उसके बाद मैं जो डेट स्ट्रक्चर इनका देख रहा था, करीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2500 करोड़ रुपए की डेट है कंपनी की, उसको भी हम रिमूव अगर कर देते हैं तो 1100 करोड़ रुपए इनके पास शेष बचते हैं। और इनकी प्रेजेंटेशन में इन्होंने एस्क्रो अकाउंट की भी बात की, जिसका लगभग कैलकुलेशन करीबन 300 करोड़ रुपए का आता है। तो नेट 800 साढ़े 800 करोड़ तब भी कंपनी के पास बचते हैं। तो उसका ये क्या करने वाले हैं उस पर क्लैरिटी आनी चाहिए। तो 800 से 850 करोड़ जो बचेंगे उसका इस्तेमाल कैसा होगा, जो बचा हुआ बिजनेस है उसकी ग्रोथ को लेकर सवाल है, और उसके साथ साथ सिटी की जो रिपोर्ट है उन्होंने टारगेट 210 रुपए दिया है। ये तीनों कारण एक साथ मिलकर ये हुए हैं। अब रहा सवाल एग्जैक्टली पैसे का इस्तेमाल कब कैसे क्या होगा, शायद कौन जो की है मैनेजमेंट ने सोमवार को शाम को, उसके बाद भी काफ़ी कुछ क्लैरिटी आई नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं मैनेजमेंट से बातचीत व मुलाकात करने की पूरी संभावना है कि कल शायद मैनेजमेंट से हम इंटरव्यू कर पाएँ, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि स्टॉक में कमजोरी इसी वजह से होती हुई दिखे, अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप जरूर लें। 350 रुपये में हमने रिकमेंड किया था SIP स्टॉक के तौर पर, अभी भी उसके ऊपर है, उसके आसपास है। तो अगर रिस्क नहीं रखनी है, क्योंकि इतनी बड़ी डील के बाद स्टॉक गिरता तो जाहिर सी बात है एक डर लगना स्वाभाविक है। कई बार स्टॉक से उम्मीद से ज़्यादा भागते हैं, कई बार जो सोचते हैं वैसा होने के बाद भी नहीं भागते। तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से लेकर जरूर रखें, ये ध्यान में रखना जरूरी है। आइए बढ़ते आगे, और 3-20 की स्ट्रेटेजी आए उससे पहले जल्दी से एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, आईटी स्टॉक्स में काफी स्ट्रांग वीकनेस देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से एफएसएल प्लेस्ड है, मुझे लगता है कि लगभग 3-4 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दे चुका है।
तो मेरा ऑप्शन की स्ट्रेटेजी मैं बताता हूं। 120 का पुट ऑप्शन फर्स्ट सॉल्यूशन का लेना चाहिए, 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 13 रुपए पहला टारगेट और 17 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। अनिल जी, अगर इस चार्ट पैटर्न में देखते हैं तो जिस तरीके से ये ब्रेकडाउन हो रहा है, ये काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन है, जहां पे आईटी स्टॉक्स बहुत वीक हो रहे थे, मिड कैप्स तो ये पर्टिकुलर स्टॉक मिड कैप काउंटर थोड़ा साइडवेज चल रहा था, पर आज के सत्र में जैसे इन्फोसिस ने नया लो लगाया, ये पूरा कंसोलिडेशन का लो लगाते नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि एफएसएल को शॉर्ट करना चाहिए ऑप्शंस के जरिए, 4 से 5 दिन का वक्त देना चाहिए, ये टारगेट्स हासिल होते नजर आएंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 2 रुपए की रिस्क है, लगभग 8 से 9 रुपए का रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। तो ये है आपके लिए फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, जहां पर आपको वीकनेस आ रही है और इस वीकनेस को आप पुट के जरिए प्ले कर सकते हैं। जय के पास भी उनकी अगली कॉल है तैयार, चलते हैं जय ठक्कर के पास। बताएं जय। जी दीपांशु, टाइटन में मंदी कर दी है, 2280 के स्ट्राइक का आप पुट खरीदे, 63-64 की रेंज में ये मिल रहा है दीप, एंड इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया बन रहा है। इनफैक्ट आज मार्केट पे काफी अच्छा सेल ऑफ हमें देखने मिल रहा है। देयर आर फ्यू स्टॉक्स जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया बैठ रहा है, जिसमें से एक टाइटन है। यहाँ पे मैं कहूंगा कि 41 का आप एक स्टॉप लॉस लगाए, 63-64 के रेंज में खरीदे, 41 का एक स्टॉप लॉस लगाए, 2280 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन है दीप। एंड इसमें जो हिसाब से आज ब्रेकडाउन है, आई मीन सुबह से ही हम वीकनेस देख रहे हैं इसमें तो, और इसमें ऐड हुआ है वीकनेस, शॉर्ट्स और ऐड हो रहे हैं। और दीप, इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट स्पॉट में निकल कर आ रहा है वो सीधा 2200 का है। सो आई कैन सी ऑलमोस्ट 80-85 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ से टाइटन में और इमीडिएटली देखने मिल सकती है, जिसके कारण ये पुट ऑप्शन का जो भाव है, पहला टारगेट इसका हो जाएगा दीप 89 का, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 105। 105 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। तो 89 एंड 105 ये तो टारगेट्स के लिए खरीदे, एंड स्टॉप लॉस विल बी एट 41। टाइटन में जबरदस्त ब्रेकडाउन है। ओके, तो ये है आपके लिए टाइटन, जहां पर आपको 2280 का पुट खरीद कर चलना है। आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं, आइए एक बार ले लेते हैं अनिल जी से फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी, और फिर कुछ कॉल्स भी बाकी हैं, वो भी लेंगे। सर, जैसे जैसे हमारे बाजार गिर रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स और मजबूत हो रहा है। तो आखिरी बार देखा था तो 20-22 पॉइंट ऊपर था, अब 90 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी ठीक ठाक मूव दिखा रहे हैं। तो अमेरिकी फ्यूचर्स आज उनकी पॉलिसी से पहले मजबूत हैं। यूरोप के बाजार हल्की फुल्की सुस्ती दिखा रहे हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं है। कच्चे तेल में उछाल है, $108 के पार है, डॉलर इंडेक्स मजबूत है। बताएं सर, क्या करके जाना है, क्योंकि हमारे बाजार निफ्टी 400 पॉइंट नीचे है इस समय। देखिए, 2 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि आज फेड की भी बैठक नहीं होती। अगर फेड की बैठक नहीं होती तो मैं आपको पक्का बोलता था कि यहाँ पर शॉर्ट काट के थोड़ी सी लॉन्ग करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में पॉलिसी का रिएक्शन आ गया और ओवरसोल्ड मार्केट, और कल वीकली एक्सपायरी है। अगर ऐसा होता तो, लेकिन चूंकि कल ओवरसोल्ड मार्केट का मतलब ये नहीं कि और नहीं गिर सकते। करेक्ट है, वो एक्सट्रीम तो किसी भी तरफ होता है, तेजी की तरफ होता है तो मंदी की तरफ भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप कुछ ना करें, क्योंकि फेड की मीटिंग है। फेड की मीटिंग के बाद हो सकता है मार्केट बहुत तेजी से बढ़ जाए वहाँ पर। अगर बढ़ जाए तो हमारे मार्केट ओवरसोल्ड है, हल्के हैं, तो कल गैप से खुल सकते हैं। दूसरी तरफ ये कि अगर फेड की मीटिंग के बाद खराब हो जाए, तो हमने तो आज ही ब्रेकडाउन दिया है, तो गिरने के लिए और तैयार हैं, तो गिर भी जाए तो कल सुबह क्या होगा मुझे अंदाजा नहीं है। और जब मुझे अंदाजा नहीं है, जब आज सुबह अंदाजा था तो गलत हो गया, तो जब अंदाजा नहीं है तो फिर क्यों फालतू में वो करने का। तो ठीक है, एक दिन शांति रखेंगे, कल से डिसाइड करेंगे। तो लेकिन हाँ, जिन लोगों के पास पोजीशन है, पहली चीज़, सुबह अगर आपने निफ्टी वगैरह कुछ भी खरीदा है तो आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन जो अनएक्सपेक्टेड कभी भी हो सकती है, जो हमें पता नहीं होता। तो इसलिए हमने 16,900 का स्टॉप लॉस दिया था। आज थोड़ा सा डीप दिया था, थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो लग रहा था कि शायद 16,900 आपने सुबह चेंज किया था, 900 दिया, लेकिन 900 भी गया। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन थी तो रखा तो अच्छी बात है, और अगर एक दिन की और आपकी रिस्क लेने की ताकत तो रखें, नहीं तो आप डिसिप्लिन के तौर पर तो आपके स्टॉप लॉस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रिगर हो गए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। कल के लिए कल का कल देखा जाएगा। फ्रेश पोजीशन बनाने की राय है नहीं, न तेजी की तरफ न मंदी की तरफ। अगर आपको बनानी है तो आप अपनी इच्छा से, अपने रिस्क से जो बनाना चाहें वो सब बनाएं, मेरी तरफ से राय नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड। और वैसे भी दिन अपना अच्छा नहीं आज, अगर आउट ऑफ सिलेबस था, क्या कर सकते नहीं, वो भले जो भी जिस दिन होता है होता ही है। हाँ, होता है तो होता ही है। मैं तो कहता ही हूँ, अगर महीने में 30 दिन है तो 30 दिन में 3-4 दिन ऐसे होंगे ऐसी खबर आएगी जो डेटा को गलत कर देगी। डेटा के हिसाब से तो जब इतनी खराब से खराब माहौल में भी हम नहीं गिर रहे थे,
ठीक है, 2 दिन यूएस हजार गया तो भी नहीं गिरे, तो इसका मतलब अभी जो गिरे हम हमारे कारण से गिरे। और वो हमारे कारण का जो कारण जो था कि रेट बढ़ेंगे, ये मुझे पता नहीं था। अगर मुझे जरा भी भनक होती, अंदाजा होता, या मैं कभी सपने में सोच सकता तो मैं तो अलर्ट ही रखता था कि भाई रेट बढ़ सकती तो नहीं मत लो। करेक्ट, तो ये तो नहीं पता था, नहीं पता तो नहीं था, सिंपल है। तो स्टे अवे, स्टे लाइट। नोटा का इस्तेमाल आज आप भरपूर उपयोग करें। आइए सचिन जी के पास एक और बिगुल है, कॉल है, उनके लिए बिगुल BTSTT का। बताएं सर। दिपांशु, यहाँ पर सिप्ला का जो ब्रेकडाउन है वो रिकन्फर्म हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी बिकवाली करनी चाहिए। जिस तरीके से ये बेरिश पेनेंट ब्रेक है, लगभग 945 930 इस पर्टिकुलर स्विंग्स के लिए पोजीशन आपको रिटेन करनी है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है अराउंड 974 पे, एंड शॉर्ट करना है सिप्ला के फ्यूचर्स को 945 930 ये 2 टारगेट्स के लिए। 945 930 के टारगेट्स के लिए सिप्ला इस पर करके चले बिकवाली। बड़े ब्रेकडाउन यहां पर आते हुए दिखे हैं, बट कुछ दिग्गजों में आज जो बड़े ब्रेकडाउन्स आए हैं वो आप एक बार देख लीजिए। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व काफी तेजी से गिरे हैं, इंडसइंड बैंक नीचे है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% नीचे, और HDFC बैंक रिकवरी में तो बहुत ही कम रिकवरी आई थी, गिरने में आज फिर से बड़ी गिरावट दिखाते हुए गया है। किरण जी, HDFC बैंक जो भी थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी 1400 के, आज पूरी वापस रिवर्स होती हुई दिख रही है। अब क्या करना है इसमें सर? बिल्कुल दीप, पिछले 2 दिन का जो पूरा तेजी था वो कंप्लीटली एनगल्फ कर चुका है और वॉल्यूम भी काफी स्ट्रांग है। तो मेरा मानना है कि ऊपर में हमें सप्लाई ही देखने को मिला है। 1400 बहुत बड़ा बैरियर बन के नजर आ रहा है। अगर ऑप्शन चेन डेटा देखते तो उधर भी लगभग 90 लाख शेयर्स है जो कि कॉल राइट हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि 1400 के ऊपर जाने की जल्दबाजी नहीं होगी। ऑन द लोअर साइड मुझे लगता है 2 से 3 दिन में हम वापस एक बार 1330 लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। तो वापस गिरने के लिए तैयार है HDFC बैंक। कंपनी दे रहे हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, यहां पर गिरावट है। टाटा स्टील, हिंडाल्को यहां पर वीकनेस है। अपोलो हॉस्पिटल्स निफ्टी का टॉप लूजर है, 0.75% की गिरावट अपोलो हॉस्पिटल्स में आपको आती दिखी। अदानी पोर्ट्स 5% नीचे। इस बीच LIC का IPO आधा भर चुका है, पहला ही दिन है, 5 दिन का IPO ये पहला दिन है, आधा भर चुका है। पॉलिसी होल्डर कोटा पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। बाकी सब्सक्रिप्शन डेटा भी आपके सामने हम रखेंगे। डिवीज लैब, इसमें आई है गिरावट। बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी दोनों फिसले हैं। हीरो मोटोकॉर्प पे ऊपरी दबाव था। भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर नतीजों से पहले, आइशर, M&M, HUL, SBI, सन, अल्ट्राटेक, HDFC, ICICI बैंक। कोई छुपने की जगह नहीं है। कच्चे तेल की रिबाउंड से ONGC ऊपर है। अच्छे नतीजों से ब्रिटानिया तेजी में है, और पावर स्टॉक्स में जो भी एक्शन चल रहा है उसकी वजह से पावर ग्रिड और NTPC यहां पर खरीदारी है। 4 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, बाकी पूरा बाजार आज नेगेटिव रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। इन्फो एज 7% टूटा है। एलेंबिक फार्मा नतीजों के बाद 7% नीचे। इंडिया मार्ट बाउंस बैक रिवर्स होते हुए 6.5% नीचे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, वोल्टा, स्कैनफिन, पीरामल, MCX, DLF, मेट्रोपोलिस, LIC हाउसिंग, नाल्को, फर्स्ट सोर्स जिसकी अभी बात चल रही थी, डॉक्टर लाल पाथलैब्स, GMR इंफ्रा, इंडिया सीमेंट्स, जुबिलेंट फूड, अशोक लेलैंड, चोला इन्वेस्टमेंट, L&T फाइनेंस, रैमको सीमेंट, गोदरेज कंज्यूमर। कोई भी एक काउंटर ऐसा नहीं जो आपको छुपने की जगह दे सके। रेन इंडस्ट्रीज नतीजों से पहले 5.5% ऊपर था। पेट्रोनेट में थोड़ी खरीदारी है। गुजरात गैस क्योंकि ऑलरेडी जम के पिटाई हो चुकी थी पिछले कुछ सेशंस में, आज रिबाउंड है। एक्साइड, टाटा केमिकल्स, HAL, L&T इन्फोटेक, कोटक महिंद्रा, गेल और कोल इंडिया, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपने खरीदारी देखी है। इसके अलावा सारे काउंटर्स नीचे हैं। वरॉक इंजीनियरिंग आज का डिजास्टर, 20% का निचला सर्किट इस पर आते हुए दिखाए। मंडे इवनिंग को मैनेजमेंट की तरफ से कॉन कॉल भी हुई थी। साथ ही वर्धमान टेक्सटाइल 10% नीचे था आज। गोदरेज एग्रोवेट मुनाफा वसूली से 7% फिसला। महिंद्रा हॉलीडेज, जस्ट डायल, GIC, अंबर एंटरप्राइजेस कुछ और काउंटर से जहां पर आपने गिरावट देखी। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 4% ऊपर बंद हो रहा है। सोलर इंडस्ट्रीज में थी खरीदारी। सिम्फनी नतीजों के बाद एक्शन में रहा, और सुमिटोमो केमिकल। घंटे की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई दिख रही है। फाइनली बाजार बंद है आज, इसलिए मधुर आवाज लग रही है। तो बंद तो हो गए, चलो ठीक है, शांति, और नहीं गिरेंगे अब। इस बीच क्रांति होती दिख रही है डाउ फ्यूचर्स में। 135 अंक ऊपर हम नीचे जा रहे हैं। हमारा दर्द उनकी इंटरेस्टिंग है। कल भगवान जाने क्या होगा, देखो क्या होता है। क्योंकि हमारे बाजार जो बंद हुए, प्रोविजनल क्लोजिंग 16,692 पर आई, फाइनल क्लोजिंग भी 16,700 के नीचे ही आएगी। और सेंसेक्स में 1223 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी में 850 पॉइंट नीचे। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पे जो हमारी सारी प्लानिंग थी धरी की धरी रहेगी। ऐसे कैसे जो हमने सारा पूरा आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, LIC करेंगे, ये करेंगे। अब पूछ पूरा सिर्फ और सिर्फ RBI, ब्याज दरें, महंगाई,
यही आज शाम का पूरा विषय है। आरबीआई ने महंगाई पर हथौड़ा चलाया है। रेपो रेट 4% से बढ़ाकर 4.4% की है और लगभग आधा % की बढ़ोतरी एक तरह से कह सकते हैं, 40 बेसिस पॉइंट। और मार्च में जो रिटेल महंगाई दर 7% के आसपास की रही है, इसके बाद आरबीआई की थोड़ी टेंशन बढ़ गई है और 3 हफ्तों की बाद पॉलिसी आई थी पिछली, उसके बाद उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाई। बड़ा सवाल है कि आरबीआई के एक्शन से क्या महंगाई काबू में आएगी? आरबीआई की दरें बढ़ाने से आप पर क्या असर पड़ेगा? शाम का शो इसी पर होगा। 4 बजे ब्याज दरें बढ़ने का सबसे पहले एक आम आदमी पर क्या पड़ेगा असर, ये बताएंगे हम। बढ़ी दरें क्या करें? शाम 5 बजे करेंगे आरबीआई के फैसले का विश्लेषण और जानेंगे कि ब्याज महंगा करना क्या यही महंगाई का इलाज है? महंगा ब्याज महंगाई का इलाज, ये हमारा नहीं, ये नहीं, अच्छा ये 6 बजे का है। बढ़ गई दर कितना महंगा घर, ये आपका शाम 6 बजे का शो है। तो अगर आप घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि अब आपकी ईएमआई पर कितनी ब्याज, हाँ ईएमआई भी तो बढ़ जाएगी अब, सब होगा कि होम लोन्स की ईएमआई बढ़ेगी तो कितनी ईएमआई आपकी महंगी होगी, ये शाम 6 बजे का हमारा शो है। बढ़ गई दर कितना महंगा घर, ये आपके लिए शाम का 6 बजे का शो है। 6:30 बजे का शो, ब्याज की महंगाई कहाँ होगी कमाई, ब्याज दरें बढ़ने के बाद क्या डेट इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए अच्छे होंगे, फिक्स इनकम में क्या पैसा लगाना चाहिए, इस पर हमारा विशेष शो होगा आपके लिए। और शाम 7 बजे नई दर किचन पर असर, तो आपके किचन का बिल बढ़ेगा या घटेगा? एक तरफ आपको लगता है अरे ब्याज दरें बढ़ेगी चीज़ें महंगी होगी, दूसरी तरफ ये कि भाई ब्याज दरें बढ़ेंगे तो महंगाई को काबू में लाने के लिए तो नेट आपकी किचन का बिल कम होना है या बढ़ना है, 7 बजे ये ज़रूर देखिएगा। रात को 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में हम करेंगे आरबीआई की सर्जरी, लेकिन क्या रोकेगी रिकवरी? तो इकोनॉमी में जो अच्छी रिकवरी दिख रही है, क्या इस आरबीआई के एक्शन के बाद वो रिकवरी रुकने वाली है? तो पूरा आज शाम का विश्लेषण हर एक लिहाज से, चाहे आप एक गृहिणी हैं तो किचन के लिहाज से, आप एक सीनियर सिटीजन है और फिक्स इनकम में पैसा लगाते हैं तो उस लिहाज से, आप अगर इक्विटी में निवेश करते हैं और या फिर एसेट एलोकेशन प्रॉपर करते हैं तो आपके लिहाज से, आपने घर खरीदा है, खरीदने वाले, होम लोन ले रखा है या लेने वाले, तो भी पूरा विश्लेषण मिलेगा। और इन सब के साथ साथ इकोनॉमी पर पड़ने वाला असर भी, तो पूरा का पूरा 360 डिग्री विश्लेषण आज शाम 4 बजे से ही लेकर आप देखिएगा। और 4 ही नहीं, अभी ब्रेक के बाद भी मृत्युंजय आपको यही बताने वाले हैं कि कमोडिटी बाजार पर भी क्या कुछ एक्शन असर होता हुआ दिखेगा। उससे पहले बता दूं मैं आपको, फाइनल क्लोजिंग 391 पॉइंट नीचे 16,677 पर आती हुई दिख रही है निफ्टी की, और बैंक निफ्टी बंद हुआ है आपके लिए 35,264 पर, पूरे 1 पॉइंट कम 900 पॉइंट से 899 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। 1306 अंकों का नुकसान रहा है आज आपके लिए, कहाँ? सेंसेक्स में। तो ये 3 एक्शन वाले। आइए इस बीच क्लोजिंग तो हो ही चुकी है और लगभग आप देख सकते हैं 2.25 से 2.5% का नुकसान तीनों ही इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगा। बंद हो चुके हैं बाजार, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद देंगे बाजार का भी जो बंद हुआ है, धन्यवाद देंगे कुणाल जी, राकेश जी, साथ में कौन कौन है, हाँ आशु सर, सचिन जी, जय ठक्कर साहब, सिमी जी भी है, हाँ एक आया था ना टाटा एलेक्सी में, सिमी जी बोली नहीं पूरे शो में, बोली थी, सिमी जी की तरफ से टाटा एलेक्सी आया था। और किरण जी, कुणाल जी, राकेश जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए।